एपिसोड 11 टू 20 अध्याय 11 कारगात अकादमी। बी यूनतियन ने प्यार से जियान चेन का सिर थाम लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। तीसरी बहन, ये तो बच्चों के बीच की थोड़ी सी शरारत थी, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गुस्सा करना बेकार है, आखिरकार वे दोनों भी तो बच्चे ही हैं। अभी तो हमें केयर के जख्मों पर ध्यान देना चाहिए। बी यूनतियान की बातों पर यू फेंगहान अभी भी गुस्से में थी, बस चुपचाप गुस्से से भर गई। उसे डर था कि अगर वह ऐसे छोटे बच्चों की हरकतों के बारे में सबको चिढ़ाती रही तो उसकी तीनों बहनें उसे और भी बुरी नज़र से देखने लगेंगी। बी यूनतियन वहां गई जहां चांगयान के लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों हाथ लड़के के जख्मों पर रख दिए। उसके हाथ एक पल के लिए वहां रहे, फिर एक हल्की सी सफ़ेद चमक निकली। उस पल जियान चेन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। उसने साफ महसूस किया कि उसकी मां के हाथों में धीरे धीरे एक खास शक्ति इकट्ठा हो रही थी, जिससे वह हल्की सफ़ेद चमक बन रही थी। और ये खास शक्ति ठीक वही थी जो उसने पहले बनाई गेंद में समाहित की थी। जियान चेन अपनी मां की गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान देने लगा और ऐसा करते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वह उसी तरीके को समझ पाएगा जिसका इस्तेमाल उसकी मां ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कर रही थी। आखिरकार उसने सदियों पहले ही यह जान लिया था कि दुनिया की ताकत को एकीकृत करने की यह क्षमता जटिल है। बी यूनतियन के हाथों की सफ़ेद चमक लगातार बढ़ती जा रही थी, फिर भी उस रोशनी ने आंखों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपनी बाहें हिलाईं और दूधिया सफ़ेद रोशनी उसके हाथों से निकलकर चांगयान के पेट तक पहुंच गई और धीरे धीरे वहां के घाव में विलीन हो गई। वहां पहले से मौजूद सफ़ेद पट्टियों ने जियान चेन को यह देखने में बाधा डाली कि ऊर्जा का वह सफ़ेद गोला क्या कर रहा था और क्या बदलाव हो रहे थे। अपना कार्य पूरा करने के बाद बी यूनतियान ने गहरी सांस ली। तीसरी बहन चांगयान के ठीक है, उसकी चोटें अब नहीं होनी चाहिए। यू फेंगहान के चेहरे पर आखिरकार एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। उसने बी यूनतियन को थोड़ा धन्यवाद दिया और फिर जल्दी से चांगयान के बिस्तर के पास पहुंच गई। उसने अपने बेटे की तरफ चिंतित नज़रों से देखा और पूछा कि कैसा लग रहा है, क्या तुम्हारा जख्म अब भी दर्द कर रहा है। चांगयान के ने अपना हाथ उठाकर अपने पेट पर रगड़ा और अपनी पट्टियां फाड़ने से पहले हंसते हुए कहा, माँ आपका बेटा अब ठीक है, अब बहुत आराम है। पट्टियां उतर जाने के बाद ये साफ हो गया कि चांगयान के पेट पर जख्म कहीं नजर नहीं आ रहा था। बस एक छोटा सा खूनी निशान बचा था, लेकिन उसके अलावा जख्म का कोई वजूद नहीं था। ये देखकर जियान चेन को अचानक समझ आ गया, इस तरह की रहस्यमयी ऊर्जा दीप्तिमान संतों की अनोखी ऊर्जा थी। उनकी ऊर्जा में एक विशेष उपचारात्मक प्रभाव था जो किसी भी चोट को, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो, ठीक कर सकता था। एक दीप्तिमान संत की देखरेख में कोई भी घाव जल्दी भर जाता था। चूंकि उसकी अपनी मां एक दीप्तिमान संत थी, इसलिए वह इस उपचारात्मक शक्ति का उपयोग कर सकती थी। किंवदंतियों के अनुसार कुछ बहुत शक्तिशाली दीप्तिमान संत किसी का हाथ फिर से उगा सकते थे, साथ ही मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति भी रखते थे। जियान चेन के दिमाग में एक गुप्त विचार था, यदि वह दीप्तिमान संत की ऊर्जा को समझने और आत्मसात करने में सक्षम हो गया तो वह अपनी मां की तरह बन सकेगा और घावों को ठीक करने में दीप्तिमान संत के समान नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा। यह विचार आते ही जियान चेन अधीर हो गया और इसे आजमाना चाहता था। हालांकि अंततः उसने इस प्रलोभन को सहन कर लिया, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी। तभी कमरे के दरवाजे खुल गए। जियान चेन ने उन लोगों पर नजर डाली जो साथ साथ अंदर आए थे। वे उसके पिता चांगयान बा और चांगयान कबीले के नौकर चांगबाई थे। केएर कैसा है, उसकी चोटें इतनी गंभीर तो नहीं हैं? चांगयान बा ने चिंता भरी आवाज में पूछा। मैं अपने स्वामी की चिंता के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन चौथी बहन ने उन्हें पहले ही ठीक कर दिया है, इसलिए केएर अब ठीक है। यू फेंगहान के चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखाई दी। चांगयान बा अपने बेटे के लिए कुछ चिंता दिखा रहे थे, इसलिए वह खुश थीं। तो अब सब ठीक है। चांगयान बा ने सिर हिलाया और जियान चेन की ओर देखा। जियांगर, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा हाल कैसा रहा है? जियान चेन से बात करते हुए भी कुछ चिंता जाहिर हो रही थी। पिताजी, उनकी चिंता के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। जियान चेन की आवाज़ बहुत संतुलित थी। संत परीक्षा के बाद से ये पहली बार था जब चांगयान बा और जियान चेन ने एक दूसरे से बात की थी। जियान चेन की आवाज़ इतनी बेरुखी से भरी हुई थी कि चांगयान बा खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मना भर ली। जियांगर, अपने पिता के साथ अध्ययन कक्ष में चलो। चांगयान बा फिर कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़े। पलक झपकते ही जियान चेन चांगयान बा और चांगबाई के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। कुर्सी पर बैठते हुए चांगयान बा ने एक पल के लिए जियान चेन को घूरा, फिर उससे पूछा, जियांग, मैंने सुना है कि आज सुबह सुबह तुमने रसोई के नौकर कियोएर को घायल कर दिया था, ये सच है? जियान चेन को पहले ही एहसास हो गया था कि उसकी असली ताकत पहले ही प्रकट हो चुकी है, इसलिए इसे छिपाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। चांगयान बा की आंखों में प्रसन्नता का भाव था। वे हंसे और धीरे से बोले, जियांग, तुम अपने पिता से क्यों नहीं कहती, क्या तुम पहले से ही संत बल की साधना कर सकती हो? जियान चेन ने हल्के से सिर हिलाया और पहले की तरह तटस्थ भाव से उत्तर दिया, हाँ। वह जानता था कि इस तथ्य को वह किसी भी तरह से नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने सीधे उत्तर में इसे स्वीकार कर लिया। यद्यपि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि जियान चेन संत बल की खेती कर सकता है। जियान चेन के मुंह से इसकी पुष्टि सुनकर चांगयान बा और भी अधिक भावुक हो गया। चांगबाई, क्या मैं आपको जियांग की संत शक्ति का फिर से परीक्षण करने के लिए परेशान कर सकता हूँ? चांगयान बा अब खुश था, लेकिन उसने चांगबाई से विनम्रता से बात की। उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे कि कबीले का मुखिया किसी नौकर को कुछ करने के लिए कह रहा हो। लेकिन चांगबाई सिर्फ हंसा और अपना स्पेस रिंग वाला हाथ ऊपर उठाया, जिससे संत पत्थर एक बार फिर जियान चेन की आंखों के सामने प्रकट हो गया। चौथे गुरु, कृपया अपना हाथ पत्थर के ऊपर रखिए, उसने गर्मजोशी से कहा। जैसे ही जियान चेन ने संत पत्थर पर हाथ रखा, चांगबाई ने भी उसे सक्रिय कर दिया।
उसी क्षण जियान चेन ने एक बार फिर महसूस किया कि संत पत्थर से वह रहस्यमयी शक्ति निकल रही है और उसकी भुजाओं के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसके भीतर वह शक्ति एक चक्राकार घूमती रही और अंततः संत पत्थर में वापस लौट आए। उसी समय केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वह थी पूरे संत पत्थर से अचानक एक हल्की लाल चमक निकल रही थी। संत पत्थर की लालिमा देखकर चांगयांगबा के चेहरे पर उत्साह के भाव उभर आए। चांगबाई के चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने संतुष्टि भरी आंखों से जियान चेन को देखा। कबीले के नेता चमक की ताकत के आधार पर चौथा स्वामी पहले ही चौथे संत बल स्तर तक पहुंच चुका है। चांगबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चौथी परत, चौथी परत। चांगयांगबा धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और उत्तेजना में उन्होंने अपने हाथ भींच लिए। इससे पहले उन्हें ऐसे ही परिणाम का अंदाजा था, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा ही था। अब जब उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चला तो उनके दिल में एक नई अनुभूति हुई। जियान चेन 7 साल की उम्र में ही चौथे संत बल स्तर तक पहुंच चुका था। शायद ये स्तर पूरे तियानयुआन महाद्वीप की तुलना में बहुत उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन गेसुन साम्राज्य में यह एक प्रथम श्रेणी की प्रतिभा के रूप में योग्य होने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा उसका तीसरा भाई चांगयांग के जियान चेन से 3 साल बड़ा था और फिर भी उसकी आंतरिक संत बल शक्ति अभी अभी चौथे स्तर तक पहुंची थी। चांगबाई ने एक बार फिर संत रत्न को अपनी अंतरिक्ष वलय में रख दिया। प्रसन्नता भरी नजरों से वह मुस्कुराया, चौथे गुरु, आपने मुझे सचमुच निराश नहीं किया। चांगयांगबा तुरंत शांत हो गए और पूरी तरह से बदली हुई नजर से जियान चेन की ओर देखा। उनकी आंखें अब आश्चर्य, उत्साह और कृतज्ञता से भरी हुई थीं। जब तक जियान चेन अध्ययन कक्ष से बाहर निकला तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। जियान चेन के जाते ही चांगयांगबा ने चांगबाई की ओर देखा और थोड़े संदेह भरे स्वर में कहा, चांगबाई, जब जियांग एर में संत शक्ति है तो पिछली बार जब उसका परीक्षण किया गया था तो उसका पता क्यों नहीं चला? मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा था कि जियानेर एक अपंग है जो संत शक्ति की साधना नहीं कर सकती। चांगबाई ने भौहें सिकुड़ी और कुछ देर सोचने के बाद धीरे से कहा, मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। हो सकता है कि पिछला सेंट टेस्ट किसी तरह गड़बड़ा गया हो। खैर, अब इसका कोई महत्व नहीं है। चांगयांगबा ने सिर हिलाया। इस समय जियांग एर लगभग 7 साल का है और वह चौथे संत बल स्तर तक पहुंच चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा अनुमान है कि जियांग एर ज्यादा से ज्यादा 18 साल की उम्र तक 10वें संत बल स्तर को पार कर लेगा और अपने संत बल को एक संत अस्त्र में संघनित कर लेगा। इसके अलावा जियांग एर बचपन से ही एक असाधारण प्रतिभा रहा है, इसलिए मैं उसे जल्दी से कारगत अकादमी में पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। चांगबाई क्या सोचता है? ये शब्द सुनकर चांगबाई ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, कारगत अकादमी हमारे गेसुन साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध अकादमी है। हालांकि अकादमी में प्रवेश की सीमा ऊंची है। व्यक्ति की शक्ति 8वें संत बल स्तर तक पहुंच चुकी होनी चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कबीले का नेता जल्दी से चौथे गुरु को कारगत अकादमी भेजना चाहता है तो मुझे डर है कि इतने कम समय में यह असंभव है। हालांकि चौथा गुरु पहले ही चौथे संत बल स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन 8वें संत बल स्तर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। आखिरकार संत बल स्तर जितना ऊंचा होगा उसे ऊपर उठाना उतना ही कठिन होगा। मुझे उम्मीद है कि जियांगर अगले कुछ वर्षों में जल्दी से 8वें संत बल स्तर तक प्रशिक्षित हो जाएगी। चांगयांगबा ने धीरे से कहा। चांगबाई मुस्कुराया, चिंता मत करो कुलगुरु, मेरा मानना है कि चौथा गुरु देर सवेर 8वीं संत शक्ति परत तक पहुंच ही जाएगा। बस समय की बात है, क्योंकि अभी अभी जब मैंने चौथे गुरु का आकलन किया तो मुझे पता चला कि चौथे गुरु की संत शक्ति 5वीं परत तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। ये शब्द सुनकर चांगयांगबा अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और बुदबुदाए, मुझे उम्मीद है कि जियांग एर भविष्य में चांगबाई से आगे निकल जाएगा और कबीले का आधार स्तंभ बन जाएगा। चांगबाई एक तरफ खड़ा बिना कुछ कहे मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसकी आंखों में उत्सुकता के भाव बिल्कुल भी नहीं छिपे थे। डॉट 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 डॉट। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते ही जियान चेन तुरंत अपने कमरे में वापस भागा। उसने दरवाजा कसकर बंद कर लिया और उसे चांगयांग के साथ हुई लड़ाई का पूरा भयावह दृश्य याद आ गया। हालांकि जियान चेन जानता था कि अपनी पिछली दुनिया में डुगु क्यूबाई के साथ लड़ाई के दौरान उसने एक बड़ी सफलता हासिल की थी और तलवार देवता के राज्य में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि पुनर्जन्म के बाद भी वह ऐसा कर पाएगा। उस अद्भुत क्षमता के बारे में सोचते ही जियान चेन खुशी और उत्साह से भर गया। लेकिन जब जियान चेन ने उस समय के बारे में सोचा जब पेड़ की टहनी से रहस्यमयी ढंग से तलवार क्यों निकली थी, तो उसे कुछ शक होने लगा। अब उसमें वो ताकत नहीं रही जो पिछली दुनिया में थी, तो उसके लिए उसी तलवार क्यूई से एक साधारण पेड़ की टहनी को नियंत्रित करना कैसे संभव था। इस बारे में सोचते हुए जियान चेन ने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। कमरे में नजर दौड़ाते हुए उसकी नजर पास में रखे कपड़ों के रैक पर पड़ी। जियान चेन ने 2 फुट लंबी लकड़ी की पट्टी तोड़कर उसे एक अस्थायी तलवार की तरह इस्तेमाल किया। 2 फुट की लकड़ी की पट्टी पकड़े हुए जियान चेन धीरे धीरे शांति की अवस्था में पहुंच गया। मन की गहराई में जियान चेन धीरे धीरे खुद को यह समझाने लगा कि उसके हाथ में जो लकड़ी की पट्टी है वह लकड़ी की पट्टी नहीं बल्कि एक तलवार है। एक देवता की तलवार, एक ऐसे देवता की तलवार जो किसी भी चीज पर विजय पा सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह उसके साथ सामंजस्य बिठाता गया, वह अपने हाथों में अनाज को महसूस कर पाया और उन्हें अपने सिर में इतनी अच्छी तरह से साफ देख पाया कि वह उनकी आंतरिक संरचना को भी समझ पाया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने दिल में उमड़ते भावों को दबाने की कोशिश की। अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए उसके हाथ में मौजूद वस्तु हवा में उड़ गई। जैसे ही जियान चेन का मन इस अवस्था में पहुंचा, उसने लकड़ी की पट्टी और अपनी आत्मा के बीच एक संबंध स्थापित कर लिया था। जैसे ही लकड़ी की पट्टी उसके हाथ से अलग हुई, वह जियान चेन के नियंत्रण में रहते हुए भी हवा में तैरने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर एक सफेद प्रकाश की किरण उत्सर्जित की, जिससे वह तीक्ष्ण तलवार क्यों प्रकट हुई जिससे वह परिचित था।
इस क्षण जियान चेन को एहसास हुआ कि उसकी आत्मा लकड़ी की पट्टी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है, यहाँ तक कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी अपनी भुजा हो जिसे उसकी इच्छाशक्ति से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि लकड़ी की पट्टी में मौजूद तलवार क्यूई का उसकी आत्मा से कुछ लेना देना है। इस एहसास के साथ जियान चेन केवल लकड़ी की पट्टी से आती हुई प्रकाश की एक चमकदार किरण को देख सकता था जो उसके शरीर के चारों ओर इतनी तेज गति से उड़ रही थी कि जियान चेन भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। जियान चेन का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर अपार खुशी के भाव थे। उसने सोचा भी नहीं था कि पिछली दुनिया में अपने जीवन के आखिरी पलों में वह तलवार की आत्मा को समझ पाएगा। उस दिन से तलवार की आत्मा की उल्लेखनीय क्षमता न केवल जियान चेन का सबसे मजबूत हमला था बल्कि एक ऐसा कौशल भी था जो उसकी जान बचा सकता था। अनजाने में ही कुछ साल बीत गए। वर्तमान जियान चेन 15 साल का हो चुका था। इन पिछले कुछ सालों में जियान चेन शायद ही कभी बाहर गया था और हर दिन अपने कमरे में अज़ुलित तलवार विधि का अभ्यास करता था। उसकी शक्ति पहले ही प्रकट हो चुकी थी और उसे एक साधना प्रतिभा के रूप में भी मान्यता मिल चुकी थी। इस प्रकार चांगयांग परिवार में उसकी स्थिति बदल गई थी। परिवार में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करता। इसके अलावा चांगयांग बा लगभग हर संभव तरीके से जियान चेन का बहुत ध्यान रखते थे। इनमें सबसे खुश भी यूनतियन थे। शुरू में उनके बेटे को अपंग समझा जाता था जो साधना करने में असमर्थ था, लेकिन अब वह एक साधना प्रतिभा में बदल गया था, खासकर जब से वह 7 साल की उम्र में चौथे संबल स्तर तक पहुंच गया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि बी यूनतियन अपने बेटे के असाधारण होने पर कितनी खुश थीं। हालांकि जियान चेन को पता चला कि जब से उसने अपनी असली ताकत का खुलासा किया है, उसकी सबसे बड़ी चाची लिंग लॉन्ग और तीसरी चाची यू फैंग हान हमेशा उसे एक अरुचिकर नज़र से देखती हैं। यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे जियान चेन, जिसे अपने पिछले जीवन की यादें थीं, अच्छी तरह वाकिफ था। पिछले कुछ वर्षों में जियान चेन 8वीं संत शक्ति परत तक पहुंच ही चुका था और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जियान चेन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जियान चेन ने लगभग आधा समय अपनी पिछली दुनिया के तलवार के नियमों से खुद को परिचित करने में लगाया था। अन्यथा वह शायद सदियों पहले ही 8वीं परत पार कर चुका होता। इस वजह से जियान चेन अब 9वीं परत तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। इस समय चांगयांग परिवार में जियान चेन की शक्ति उसकी दूसरी बहन चांगयांग मिंगयू और उसके तीसरे भाई चांगयांग के से कहीं आगे निकल चुकी थी। हालांकि चांगयांग मिंगयू जियान चेन से 3 साल से ज्यादा बड़ी थी, फिर भी उसकी संत शक्ति 7वें स्तर पर ही रुक गई थी। जहां तक चांगयांग के की बात है तो उसमें साधना की कोई प्रतिभा नहीं थी और उसका वर्तमान 17 वर्षीय रूप बहुत कठिनाई के बाद 5वां संत शक्ति स्तर ही प्राप्त कर पाया था। सुबह सुबह लोगों का एक बड़ा समूह बड़े हॉल के बाहर इकट्ठा हुआ। इस समूह में जियान चेन के माता पिता, उसकी 3 मौसियां और यहाँ तक कि उसका तीसरा भाई चांगयांग के और उसकी दूसरी बहन चांगयांग मिंगयू भी शामिल थे। इनके अलावा चांगयांग परिवार के कुछ प्रमुख लोग भी मौजूद थे। वहां लगभग 3 मीटर बड़ा एक पक्षी जैसा जादुई जानवर भी था जो लोगों की भीड़ से ज्यादा दूर नहीं, जमीन पर शांति से बैठा था। आज वह दिन था जब जियान चेन पढ़ाई के लिए कारगत अकादमी जाने वाला था। कारगत अकादमी में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानक 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करना था। इसके अलावा व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। वर्तमान में जियान चेन इन दोनों मानकों को पूरा करता था। इसके अलावा आज कारगत अकादमी में नामांकन की आम सभा भी थी जो साल में केवल एक बार होती है। जियान चेन को देखते ही भी यूनतियन का चेहरा आंसुओं से भर गया। प्यार भरी नजरों से उसने कहा, जियानगर, तुम्हें अकादमी में मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। मुसीबतों से दूर रहने की कोशिश करो, समझी? बी यूनतियन ने गहरी चिंता से भरे स्वर में कहा। जियान चेन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो माँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। चांगयांग बा जियान चेन के पास गए और बोले, जियान ये स्पेस बेल्ट पिता ने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। हालांकि यह कोई अनमोल चीज़ नहीं है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, फिर भी इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी जा सकती हैं। अगर तुम 18 साल की उम्र तक 10वां स्तर पार कर लेते हो और अपनी संत शक्ति को एक संत अस्त्र में बदल लेते हो तो पिता तुम्हें एक स्पेस रिंग और एक मॉन्स्टर कोर इनाम में देंगे। बोलते बोलते ही पिता के हाथ में एक बेहद खूबसूरत बेल्ट आ गई। बेल्ट का आकार देखकर साफ था कि इसे खास तौर पर जियान चेन के लिए ही बनाया गया था। चांगयांग बा को जियान चेन के बारे में इतना चिंतित देखकर पास खड़े लिंगलोंग और फेन्यांग गहरी ईर्ष्या और असंतोष के भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि इस समय सबकी निगाहें जियान चेन पर टिकी थी और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। जियान चेन ने बेल्ट स्वीकार कर लिया और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताजी, मैं निश्चित रूप से जल्द ही एक संत बन जाऊंगा। चांगयांग बा ने एक हल्की सी मुस्कान व्यक्त की और उन्होंने संतुष्टि भरी निगाहों से जियान चेन की ओर देखा। चौथे मालिक, देर हो रही है, हमें अपने रास्ते चलना चाहिए। तभी किनारे खड़ी गृहस्वामी चांद बाई बोली। जियान चेन ने अपनी मां पर एक आखिरी नजर डाली और फिर बिना एक बार भी पीठ किए चांद बाई के पास चला गया और कहा, चांद बाई, चलो चलते हैं। चांद बाई ने हाथ बढ़ाकर जियान चेन को उड़ते हुए जादुई जानवर की पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह भी कूदकर जियान चेन के बगल में बैठ गया। जियान चेन की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, चौथे गुरु, कृपया आराम से बैठिए। बाद में उसने सिर्फ चांद बाई को जादुई जानवर की पीठ थपथपाते देखा। पल भर में उड़ते हुए जादुई जानवर को मानो कोई आदेश मिल गया हो और उसने अपने 10 मीटर लंबे पंख फैलाकर ऊपर उड़ने की कोशिश की। वह सीधा हवा में उठा और तेजी से दूर उड़ने लगा। अध्याय 12, बड़ा भाई चांगयांग हू। उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर बैठे जियान चेन के चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था, हालांकि वे 1000 फीट की ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे थे। चूंकि जानवर इतनी तेज गति से उड़ रहा था, इसलिए उसके कानों में हवा की लगातार गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
जियान चेन के निष्क्रिय चेहरे को देखकर चांग बाई अपनी सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ज्यादातर बच्चे पहली बार किसी जादुई जानवर के ऊपर उड़ने के बाद अत्यधिक डर के मारे पीले पड़ जाते थे। कुछ बच्चे पूरे समय डर के मारे कांपते रहे, जबकि कुछ तो गीले भी हो गए, लेकिन बहुत कम लोगों को जियान चेन जैसी शांति मिली थी। चांग बाई को कुछ साल पहले की बात याद आई जब उसने चांग्यांधू को कारगात अकादमी भेजा था। उड़ते हुए जानवर पर बैठने के बाद चांग्यांधू का पूरा शरीर डर से कांप उठा था जब उसने जानवर की गर्दन पर लगे पंखों को पकड़ लिया था। चौथा गुरु बाकियों जैसा नहीं लगता। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में वह किस तरह की उपलब्धियां हासिल कर पाएगा। चांग बाई ने मन ही मन सोचा। जियान चेन ने अपने नीचे उड़ते जादुई जानवर को देखा और पूछा, चांग बाई, ये किस तरह का जानवर है जो इतनी तेज गति से उड़ रहा है? ये तो स्वाभाविक ही है। चांग बाई ने राजसी स्वर में कहा, चौथे गुरु, आपको इस जादुई जानवर को कम नहीं आंकना चाहिए। इस जादुई जानवर को ईगल बीस्ट कहा जाता है। यह एक क्लास 4 जादुई जानवर है जो एक महान संत गुरु के समकक्ष है। यह आकाश में अत्यंत तेज गति से उड़ सकता है और हालांकि यह मुश्किल से क्लास 4 का है, फिर भी पृथ्वी संत गुरु के समान पद का कोई भी व्यक्ति आकाश में होने पर इसे नहीं लड़ पाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यह ईगल जानवर बहुत महंगा है। जियान चेन ने कहा। चांग बाई ने सिर हिलाया। यह स्वाभाविक भी है। उड़ने वाले जादुई जानवर बहुत महंगे होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, बल्कि उन्हें वश में करना भी मुश्किल होता है। हालांकि उड़ने वाले जादुई जानवर परिवहन का सबसे तेज साधन है, फिर भी उन पर सवार होना बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई जादुई जानवर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सवार हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर सकता है। किसी अर्थ सेंट मास्टर की शक्ति के साथ भी इस तरह गिरने से बचना नामुमकिन होगा, और अगर आप भाग्यशाली भी हों तो भी आपको जानलेवा चोट लग सकती है। चाहे वह क्लास 1 या 2 का उड़ने वाला जादुई जानवर ही क्यों न हो, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, खासकर अगर वह उन्मत्त स्वभाव का हो या इंसानों के आगे न झुके। इसलिए किसी उड़ने वाले जादुई जानवर को वश में करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और फिर एक बार धीरे धीरे चुप हो गया। चांग बाई ने चुप जियान चेन की ओर देखा और कहा, चौथे गुरु, आपके बड़े भाई चांग्यांधू भी कारगात अकादमी में हैं। कुछ साल हो गए हैं, इसलिए उनके लिए संत बनना ज्यादा दूर नहीं है। अगर अकादमी में कभी कोई समस्या आए तो अपने बड़े भाई से उसे सुझाने में मदद मांगने से न हिचकिचाएं। हाँ, मुझे पता है, जियान चेन ने जवाब दिया। लेकिन जब उसने अपने रहस्यमयी बड़े भाई के बारे में सोचा तो उसका मन उलझन में पड़ गया। जियान चेन ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और वह ये भी नहीं जानता था कि उसके भाई का व्यक्तित्व कैसा है। उसे इस बात की भी बहुत चिंता थी कि कहीं उसका बड़ा भाई उसके पवित्र शक्ति साधना के जन्मजात कौशल से ईर्ष्या तो नहीं करेगा, जैसे तीसरे भाई चांग्यांके को हुई थी। किसी बड़े कुल में इस तरह की ईर्ष्या होना कोई असामान्य बात नहीं थी। पिछली दुनिया में जियान चेन को अपने यात्री जीवन के दौरान भाई बहनों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण तरह तरह के पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ा था। जियान चेन के दिल में उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके साथ ऐसा न हो। अपनी पिछली दुनिया में वह एक अनाथ था जिसने कभी किसी तरह का पारिवारिक प्यार नहीं पाया था। चूंकि इस बार स्वर्ग ने उसे एक परिवार दिया था, इसलिए वह उसे बहुत संजोकर रखता था। आधे दिन तक अत्यधिक तेज गति से उड़ान भरने के बाद ईगल बीस्ट अंततः कारगात अकादमी पहुंचा, जहां चांग बाई के नियंत्रण में वह जमीन से मात्र 100 मीटर ऊपर उतरा। कारगात अकादमी मैदानी इलाकों में स्थापित थी, जिसके चारों ओर 10 मीटर ऊंची एक विशाल दीवार थी। अकादमी असाधारण रूप से विशाल थी और इसके चारों ओर फैली जमीन भी बहुत विशाल थी। हालांकि जियान चेन जमीन से 100 मीटर ऊपर मंडरा रहा था, फिर भी वह पूरी अकादमी नहीं देख पा रहा था। कारगात अकादमी गेसुन साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी थी और आज उसका वार्षिक उद्घाटन समारोह था। इसी वजह से मुख्य द्वार पर बहुत चहल पहल थी। वहां बहुत से लोग थे और कुछ आलीशान गाड़ियां भी थीं जो पास ही खड़ी थीं। हालांकि जियान चेन उन जादुई जानवरों के नाम नहीं बता पा रहा था जो गाड़ियों को खींच रहे थे। लगभग हर गाड़ी की सुरक्षा में कुछ पहरेदार तैनात थे। आसमान में कुछ जादुई जानवर उड़ते हुए उनके पास आए और अकादमी के प्रांगण में उतर आए। उनमें से हर एक के साथ एक छोटा बच्चा था। चांग बाई ने चील जानवर को भी आंगन की ओर उड़ने का निर्देश दिया और उसे 100 मीटर ऊंचे टावर के ठीक पास उतार दिया। वह जियान चेन को सीधे टावर में ले आया। बाहर अभी भी कई उड़ते हुए जादुई जानवर आराम कर रहे थे। जियान चेन और चांग बाई कारगात अकादमी के प्रधानाध्यापक से मिलने टावर की चोटी पर गए। प्रधानाध्यापक उम्र में चांग बाई से ज्यादा अलग नहीं थे और जियान चेन को लगा कि दोनों के बीच कुछ न कुछ जान पहचान जरूर है। इस परिचय के कारण जियान चेन बिना किसी परेशानी के अकादमी में आसानी से प्रवेश कर सकता था। प्रधानाध्यापक के निर्देश पर जियान चेन के भाई चांग्यांधू को भी मीनार के ऊपर बुलाया गया था, ताकि वह उस रहस्यमयी बड़े भाई से मिल सके जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। चांग्यांधू पहले से ही 18 वर्ष का था, जो उसकी दूसरी बहन चांग्यांग मिंग्यू के समान उम्र का था, लेकिन चांग्यांग मिंग्यू उससे 3 महीने छोटा था। चांग्यांधू एक काफी हट्टा कट्टा किशोर था जो जियान चेन से लंबा था और उसने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी। उसे अकादमी में दाखिला लिए हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके थे और उसकी संत शक्ति भी 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसने अभी तक इसे संत अस्त्र में संघनित नहीं किया था। 10वीं परत के शिखर और संतत्व के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बीच का वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि संत शक्ति को संत अस्त्र में संघनित करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। तियान युआन महाद्वीप पर बहुत से लोग जन्म से ही संत अस्त्र बनाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनमें योग्यता और जन्मजात कौशल का अभाव था। प्रधानाध्यापक के अनुसार चांग्यांधू 1 साल पहले ही 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुके थे और उन्होंने 3 बार संत अस्त्र बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। हालांकि तियान युआन महाद्वीप पर किसी 18 साल के व्यक्ति को 18 साल की उम्र में ही संत शस्त्र बनाते देखना दुर्लभ था। संत शस्त्र बनाने में औसतन 20 साल लगते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर प्रतिभाशाली थे।
बेशक एक औसत व्यक्ति उस उम्र में भी संत शस्त्र बना सकता था, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ज़्यादा समय तक मार्शल आर्ट के रास्ते पर नहीं चल पाते थे। चूंकि तियान युआन महाद्वीप में आध्यात्मिक क्यू प्रचुर मात्रा में था, इसलिए एक व्यक्ति की औसत आयु लगभग 200 वर्ष थी। किसी व्यक्ति के लिए 20 वर्ष की आयु में संत अस्त्र बनाना सभ्य माना जा सकता है। चांग बाई ने चांगयांधु की ओर इशारा करते हुए जियान चेन से कहा, चौथे गुरु, वह व्यक्ति आपका भाई चांगयांधु है। उसकी ओर देखते हुए वह चिल्लाया, बड़े गुरु, यह आपका छोटा भाई चांगयांग जियांग तियान है। बड़े भाई। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए चांगयांधु को देखा और जोर से अभिवादन किया। उसकी नज़रों में उसने महसूस किया था कि चांगयांधु एक मजबूत लेकिन सीधा इंसान लग रहा था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से सहमत नहीं था। जियान चेन की चीख सुनकर चांगयांधु ने हंसते हुए अपना गाल खुजलाया, चौथे भाई, बेझिझक मुझे कभी भी बुला लेना। अगर आगे से तुम्हें धमकाया गया तो तुरंत मुझे ढूंढ लेना, मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने भाई की बात पर हंसते हुए जियान चेन ने जवाब दिया, तो फिर मैं आप पर भरोसा करूंगा, बड़े भाई। इस पहली धारणा के साथ जियान चेन ने सोचा था कि चांगयांधु बहुत अच्छा था और इसलिए अपने बड़े भाई के बारे में उसकी सारी चिंताएं धुएं की तरह गायब हो गईं। चांगयांधु ने सिर हिलाया और एक बार फिर हंसा, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए चौथे भाई की रक्षा करना बेहद जरूरी है। इसके बाद चांगयांधु अचानक ठिठक गया और फिर इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ शक साफ दिखाई दे रहा था। चांग बाई, दूसरी बहन और तीसरा भाई कहाँ हैं? उसने पूछा। सबसे बड़े गुरु, दूसरी महिला और तीसरे गुरु अभी तक अकादमी में प्रवेश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए केवल चौथे गुरु ही इसमें शामिल हो पाए हैं। चांग बाई ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। ओह, ये सुनकर चांगयांधु ने निराश भाव से कहा, वे 8वीं परत तक पहुंचने की आवश्यकता को कैसे पूरा नहीं कर पाए? ये तो बेवकूफ़ी है। चौथा भाई ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वह इतनी जल्दी 8वीं परत तक पहुंच गया। वह मुझसे, अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अद्भुत है। बड़े मालिक, कृपया चौथे मालिक को नीचे ले आइए। आज से आपको अपने छोटे भाई की ठीक से देखभाल करनी होगी। मुझे अभी भी हेडमास्टर से कुछ काम निपटाना है, चांग बाई ने कहा। चांगयांधु ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और अपनी छाती पर मुक्का मारा। चांग बाई, चिंता मत करो, मैं स्कूल में किसी को भी चौथे भाई को परेशान करने की इजाज़त नहीं दूंगा। इसके बाद जियान चेन ने स्कूल मेडल प्राप्त किया और अपने बड़े भाई के साथ चला गया। टावर से बाहर निकलते ही जियान चेन ने अपने हाथों में स्कूल मेडल देखा। यह उसके छात्र होने का प्रमाण तो था ही, साथ ही उसमें उसके छात्रावास का पता भी लिखा था। हालांकि जियान चेन अकादमी के लेआउट से परिचित नहीं था, लेकिन क्योंकि चांगयांधु वहां मार्गदर्शन के लिए मौजूद था, वे दोनों उसकी अपेक्षा से पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अकादमी के शयनगृह बेहद मजबूत पत्थरों से बने थे और 2 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा आम लोगों के रहने के लिए था और दूसरा जियान चेन जैसे लोगों के लिए, जिनके पास एक प्रतिष्ठित कबीला था। दोनों के बीच का अंतर ऐसा था जैसे आसमान और जमीन की तुलना कर दी गई हो। कारगात अकादमी गेसुन साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी एक अनूठी विशेषता रही होगी। कारगात अकादमी का एक बहुत ही सख्त नियम था। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 18 वर्ष की आयु से पहले संत बल की 8वीं परत तक पहुंचना आवश्यक था। यदि कोई छात्र इस स्तर तक नहीं पहुंचता है, तो चाहे वह किसी अत्यंत प्रतिष्ठित और धनी परिवार से ही क्यों न हो, उसे अकादमी में दाखिला नहीं मिल पाएगा। चूंकि ट्यूशन फीस बहुत कम थी, इसलिए आम लोग भी आसानी से दाखिला ले पाए। कुछ छात्र जो सफलतापूर्वक दाखिला ले पाए, वे गरीब परिवारों से थे, लेकिन कारगत अकादमी ने कई छात्रों की फीस भी माफ कर दी थी। इसी वजह से कई छात्र आम पृष्ठभूमि से थे और उनमें खेती का जन्मजात कौशल कमजोर था। कारगत अकादमी में एक और कठोर नियम था कि किसी कुलीन वर्ग का अनुयायी आम छात्रों को यूं ही धमका नहीं सकता था। अन्यथा चाहे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, आपको कड़ी सजा दी जाती। अगर स्थिति गंभीर होती तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता था। हालांकि इससे कुछ बड़े परिवार नाराज हो सकते थे, लेकिन कारगत अकादमी को गेसुन साम्राज्य का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा प्रधानाध्यापक गेसुन साम्राज्य के 6 प्रमुख कुलीनों में से एक थे, इसलिए किसी भी बड़े परिवार ने इस कठोर नियम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। जियान चेन का छात्रावास का कमरा लगभग 10 वर्ग मीटर का था और कमरे की सजावट बेहद साधारण थी। एक बिस्तर और एक कुर्सी के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। हालांकि पूरा कमरा इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित था कि वह बिल्कुल बेदाग था। चौथे भाई, ये तुम्हारा कमरा है, इसकी जगह अच्छी तरह याद रखना और ध्यान रखना कि कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए। चांगयांधु हंसा। जियान चेन ने सिर हिलाया और अपने साथ लाए कुछ कपड़े नीचे फेंककर उसका बड़ा भाई उसे स्कूल के मैदान में घुमाने ले गया। चांगयांधु ने दावा किया कि ऐसा इसलिए था ताकि जियान चेन अपने नए परिवेश से परिचित हो सके। पूरी दोपहर के दौरान जियान चेन को चांगयांधु द्वारा स्कूल में इधर उधर घसीटा गया और इधर उधर भटकाया गया। अचानक चांगयांधु ने अपना मुंह खोला और कहा, चौथे भाई, कल वार्षिक नव छात्र प्रतियोगिता है। इसमें ढेरों इनाम हैं और प्रथम आने वाला राजा तीसरी श्रेणी का जादुई पत्थर भी जीत सकता है। दूसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति दूसरी श्रेणी का जादुई पत्थर जीत सकता है और तीसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति पहली श्रेणी का जादुई पत्थर जीत सकता है। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी और प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा। अध्याय 13, नए छात्रों की प्रतिस्पर्धा। ये सुनकर जियान चेन का दिल जोर से धड़क उठा। बड़े भाई, क्या क्लास 3 मॉन्स्टर कोर कीमती नहीं है? हालांकि जियान चेन मॉन्स्टर कोर के बारे में जानता था, फिर भी वह उनकी कीमतों के बारे में अनभिज्ञ था। बिल्कुल, क्लास 3 मॉन्स्टर कोर 100 से ज्यादा एमेथिस्ट सिक्कों में बिक सकते हैं। मैंने 4 साल पहले इस अकादमी में दाखिला लिया था, लेकिन मैं कभी क्लास 3 मॉन्स्टर कोर इस्तेमाल नहीं कर पाया। मैंने अब तक सबसे ज्यादा क्लास 2 कोर इस्तेमाल किया है, जिसकी कीमत मुझे 50 एमेथिस्ट सिक्के पड़ी थी। ये कहते ही चांगयांधु के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। जियान चेन ने अपने मन में सारी योजनाएं बनानी शुरू कर दी।
उसने जल्दी से तय कर लिया कि वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में उस क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि उसने पहले कभी क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी वह जानता था कि उसमें निहित ऊर्जा को अवशोषित करने से उसकी साधना की गति बढ़ जाएगी। उसे नहीं पता था कि क्लास 3 कोर लेने के बाद वह विश्वसार को कितनी तेजी से अवशोषित कर पाएगा, लेकिन वह जानता था कि इसके इस्तेमाल से 10वीं संशक्ति परत का शिखर उसकी पहुंच में होगा। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे गहराता गया, चांग्यांधु जियान चेन को छात्रों के भोजन कक्ष में ले गया। भोजन के बाद वे अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चले गए और अपने छात्रावासों में लौट गए। अपने कमरे में लौटकर जियान चेन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर बैठकर फिर से साधना शुरू करने लगा। लेकिन अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जियान चेन ने असमंजस में दरवाजे की ओर देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर उसके पास गया। दरवाजे के बाहर एक 30 साल की औरत हल्के हरे रंग की पोशाक पहने खड़ी थी। हालांकि उसकी खूबसूरती इतनी नहीं थी कि पूरे शहर उसके पक्ष में लड़ने को मजबूर हो जाएं, फिर भी उसे खूबसूरत माना जा सकता था। उसके लंबे गहरे हरे बाल कंधों तक लटक रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो तैर रहे हों। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? जियान चेन ने कुछ उलझन के साथ पूछा। तुम कारगत अकादमी के नए छात्रों में से एक हो। कल कारगत अकादमी की वार्षिक फ्रेशमैन प्रतियोगिता होगी। सभी नए छात्रों के लिए इसमें भाग लेना अनिवार्य है। आना मत भूलना, उसने ऐसे स्वर में कहा जो उसकी नज़रों की तरह ही उदासीनता से भरा था। हाँ, मुझे पता है। और भी कुछ है क्या? जियान चेन ने पूछा। नहीं, ये कहकर वह महिला मुड़ी और अगले कमरे में चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक एक करके सभी छात्रों को सूचित करना है। दरवाज़ा बंद करके जियान चेन अपने बिस्तर पर वापस आकर बैठ गया। जल्दी ही वह साधना की शांत अवस्था में लौट आया। अगली सुबह जियान चेन ने अपनी साधना पूरी की, अपने कमरे से निकला और अकेले ही भोजन कक्ष की ओर चल पड़ा। चूंकि वह इतनी जल्दी निकला था, वहां अभी ज्यादा लोग नहीं उठे थे, इसलिए पूरा हॉल लगभग खाली होने के कारण उसे बैठने के लिए एक खाली मेज मिल गई। नाश्ता करने के बाद जियान चेन अकादमी के मैदान के बीचों बीच गया, जहां खेल का मैदान था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता इसी स्टेडियम में होने वाली थी। रास्ते में जियान चेन ने देखा कि वह अपने जैसे ही नए छात्रों से घिरा हुआ था और वे भी खेल के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। चूंकि बड़े छात्रों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, इसलिए जियान चेन साफ पहचान गया कि कौन नए छात्र हैं। हालांकि वहां ज्यादा बड़े छात्र नहीं थे, शायद उन्हें नए छात्रों की प्रतियोगिता में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब जियान चेन खेल के मैदान पर पहुंचा तो उसे खेल के मैदान के ऊपर 5 घेरे दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 30 फीट था। घेरे के चारों ओर पहले से ही बहुत से लोग खड़े थे। जियान चेन मैदान से कुछ मीटर दूर एक पेड़ के पास पहुंचा। तेजी से पेड़ की ओर दौड़ते हुए उसने पेड़ के तने से धक्का देकर ऊपर की ओर छलांग लगाई। पेड़ की टहनी पर बैठकर जियान चेन छाया में आराम करने लगा, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने में अभी बहुत समय था। उसे इतनी जल्दी वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी और न ही उसे चिलचिलाती धूप में बेवजह परेशान होना था। समय तेजी से बीतता गया। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू होने का समय आ गया। इस समय प्रतियोगिता स्थल हजारों छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। उनमें से कुछ ही छात्रों की वर्दी पहने हुए थे, बाकी सभी नए छात्र थे। हालांकि जियान चेन ने देखा कि ज्यादातर नए छात्र, जिन छात्रों ने 9वीं या उससे बेहतर स्तर हासिल किया था, निश्चित रूप से आम परिवारों से थे। उसने ये फैसला उन सभी को पहनने वाली नई छात्र गणवेश के आधार पर किया। ये लोग भद्दे और भद्दे संस्करण पहने हुए थे। ये बात समझ में आती है क्योंकि गेसुन साम्राज्य में ज्यादातर आम लोग थे और गरीब परिवारों के बच्चे कड़ी मेहनत करने के आदी थे। इसलिए इन बच्चों ने संत शक्ति की साधना करते हुए बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत की और इसलिए वे 8वीं स्तर तक पहुंचने और कारगात अकादमी में शामिल होने में सक्षम थे। उन छात्रों के अलावा बाकी नए छात्र लगभग 16-17 साल के लग रहे थे। कुछ तो तारांकन साल के भी थे। जियान चेन खुद 15 साल का था जब वह 8वीं कक्षा में पहुंचा था, एक ऐसी उपलब्धि जिसे दोहराना इतना आसान नहीं था, और इस तरह जियान चेन वहां का सबसे कम उम्र का छात्र बन गया। इसके बावजूद जियान चेन की शारीरिक ऊंचाई किसी से भी कहीं ज्यादा थी। हालांकि वह वास्तव में 15 साल का था, लेकिन उसकी बनावट कुछ साल बड़ी लग रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जियान चेन फुर्ती से जमीन पर कूदा और प्रतियोगिता क्षेत्र की ओर चल पड़ा। हालांकि भीड़ पहले से ही जमा हो रही थी, जियान चेन ने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह शांति से बाहर खड़ा रहा। नए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में जियान चेन को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, उसे देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज वह सिर्फ क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की वजह से ही भाग ले रहा था। सब लोग शांत हो जाओ। अचानक एक तेज चुभने वाली आवाज गूंजी। चीख इतनी तेज थी कि खेल के मैदान में मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना और सब तुरंत चुप हो गए। पल भर में पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। एक सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी मंच पर आया। वह अपनी उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति जैसा ही दिख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास आकृति नहीं थी। हालांकि उसकी आंखों की रोशनी इतनी तेज थी मानो उसके अंदर कोई पवित्र हथियार छिपा हो, जिससे लोग उसकी आंखों में सीधे देखने से डर रहे थे। सबको देखते हुए वह आदमी प्यार से मुस्कुराया। ऊंचे स्वर में दोस्ताना लहजे में बोलते हुए उसने कहा, प्रिय छात्रों, मैं कारगत अकादमी बायन का उप प्रधानाचार्य हूँ। आज की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का प्रभारी और नियम बनाने वाला मैं ही हूँ। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि सभी ने स्कूल के गेट पर लगे बोर्ड पर नियम देख लिए होंगे, इसलिए मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। इस वर्ष का पुरस्कार हमेशा की तरह ही है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को कक्षा 3 का मॉन्स्टर कोर, उपविजेता को कक्षा 2 का मॉन्स्टर कोर और तीसरे स्थान पर आने वाले को कक्षा 1 का मॉन्स्टर कोर मिलेगा। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में शीर्ष 50 प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में एक एमेथिस्ट सिक्का मिलेगा। ये सुनकर आम लोगों की वर्दी पहने हर छात्र खुशी से झूम उठा। वे रोजाना ज्यादा खर्च नहीं करते थे और रोजाना सिर्फ सादा खाना खाते थे।
एक सोने का सिक्का 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने का खाना खिलाने के लिए काफ़ी था और एक नीलम सिक्का 100 सोने के सिक्कों के बराबर था। हालांकि मॉन्स्टर कोर एक कीमती वस्तु थी, लेकिन उनमें से किसी को भी इसे जीतने की कोई खास उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसे पाने के सिर्फ 3 मौके थे, लेकिन एक नीलम सिक्का पाने के 50 मौके थे। इस पर कमज़ोर परिवारों के लगभग सभी छात्र और भी ज़्यादा उत्साहित हो गए। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि इस एमेथिस्ट सिक्के के लिए उन्हें शीर्ष 50 स्थानों में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आम लोगों के चेहरों पर खुशी के भाव देखकर कुछ रईसों ने तिरस्कार से देखा। एक नीलम का सिक्का आम आदमी के लिए शायद इतनी छोटी रकम न हो, लेकिन एक रईस के लिए तो उसकी कीमत बहुत कम थी। यहाँ तक कि जियान चेन के पास भी 50 नीलम के सिक्के थे जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकता था। कुछ ही देर बाद नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हो गई। छात्रों ने एक बड़े कंटेनर में से टैग निकालने के लिए अलग अलग लॉटरी निकाली। हालांकि टैग कागज के एक टुकड़े से ढके हुए थे जिससे उन पर लिखे नंबर देखना मुश्किल हो रहा था। दोनों बर्तनों पर अलग अलग लेबल लगे थे। एक बर्तन उन छात्रों के लिए था जो 8वीं परत तक पहुंच चुके थे, जबकि दूसरा बर्तन उन छात्रों के लिए था जो 9वीं परत तक पहुंच चुके थे। इस पद्धति से यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी छात्र किसी दूसरी परत के छात्र से न लड़े और लड़ाई का परिणाम शुरू से ही पूरी तरह से अनुमानित हो जाता था। हालांकि कारगात अकादमी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता 8वें से इन्फोर्स स्तर तक पहुंचना थी, फिर भी हर साल नए छात्रों में कुछ नए प्रतिभाशाली लोग जरूर होते थे जिनमें साधना की कोई कमी नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे अनमोल प्रतिभाशाली लोग भी थे जिन्हें कुलीन परिवारों ने त्याग दिया था, इसलिए हर साल स्कूल में हमेशा ऐसे नए छात्र होते थे जो पहले ही 9वीं से इन्फोर्स स्तर प्राप्त कर चुके होते थे। पर्ची निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा और जल्द ही जियान चेन की बारी आ गई। पोटली को देखते हुए जियान चेन ने लापरवाही से उसके अंदर से एक टैग उठाया। टैग खोलते हुए उसने राहत भरी नजरों से लिखा पड़ा, तीसरा चरण, संख्या 64। टैग पर संख्या देखकर वह अंदर ही अंदर स्पष्ट रूप से समझ गया कि तीसरे चरण में उसका प्रतिद्वंद्वी 136 नंबर का होगा, क्योंकि इस बार की प्रतियोगिता में प्रतिद्वंद्वियों का मिलान उन 2 संख्याओं के आधार पर किया गया था जिनका योग 200 हो। अपने टैग प्राप्त करने के बाद प्रत्येक छात्र धीरे धीरे अपने अपने प्लेटफॉर्म की ओर चला गया, जबकि जियान चेन तीसरे प्लेटफॉर्म पर चला गया। प्रतियोगिताएं तेजी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि प्रतियोगिता का पहला राउंड सिर्फ आधे दिन में ही पूरा हो गया था। चूंकि जियान चेन का अपना प्रतिद्वंदी मार्शल आर्ट से लड़ने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता था, इसलिए जियान चेन आसानी से जीत गया और दूसरे राउंड में पहुंच गया। दोपहर का भोजन करने के बाद नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि प्रतियोगियों की संख्या आधी रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि पहले राउंड के अंत तक केवल 500 लोग ही मौजूद थे। दूसरे राउंड का फैसला पहले राउंड की तरह ही लॉटरी से हुआ। चूंकि बचे हुए लोगों की संख्या पहले राउंड की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए इसे पूरा होने में केवल 4 घंटे लगे। दूसरे राउंड के अंत तक 256 छात्र बचे थे। संयोग से चूंकि यह एक सम संख्या थी, इसलिए ऐसी कोई अजीब स्थिति नहीं थी जहां कोई छात्र लॉटरी से बाहर रह जाता। तीसरे राउंड में पहुंचते ही लोगों ने अपने प्रतिद्वंदियों को ढूंढने के लिए लॉटरी निकालनी शुरू कर दी। रात तक केवल 128 लोग ही आगे बढ़ पाए थे और उनमें से एक जियान चेन सुस्त भाव से खड़ा था। प्रतियोगिता स्थल से निकलते हुए जियान चेन ने देखा कि आसमान बहुत पहले ही काला पड़ चुका था। उसने अपने पेट को सहलाया और थोड़ी निराशा से सिर हिलाया। अपनी पिछली दुनिया में वह कई दिन और रात बिना खाए रह सकता था और फिर भी उसे भूख नहीं लगती थी। अब जबकि वह दिन में 3 बार खाना खाने का आदी हो चुका था, उसे एक बार खाना छोड़ने पर भी भूख लगने लगी, जिससे जियान चेन को खुद पर थोड़ी निराशा हुई। जल्द ही जियान चेन डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। खाना पाकर उसने एक खाली सीट ली और खाना शुरू कर दिया। हालांकि खाना सादा था, चांगयांग परिवार में मिलने वाले खाने से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, फिर भी जियान चेन ने उसे बड़े चाव से खाया। चूंकि नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अभी अभी समाप्त हुई थी, इसलिए डाइनिंग हॉल में मौजूद लोगों की संख्या सामान्य से कम नहीं थी। दरअसल इतने लोग थे कि जियान चेन के बैठते ही डाइनिंग हॉल की सारी सीटें भर गईं। फिर भी कई लोग ऐसे थे जिन्हें जगह नहीं मिल रही थी। हालांकि जियान चेन एक मेज पर अकेला बैठा था, फिर भी किसी ने उसके साथ बैठने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहां मौजूद बाकी सभी छात्र किसान थे। वे आलीशान कपड़े पहने जियान चेन के साथ बैठने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? पहली नज़र में ही साफ जाहिर था कि वह एक कुलीन परिवार से था। पेंग, अध्याय 14, टाइटा। पेंग। जैसे ही जियान चेन ने स्वाद के साथ खाना शुरू किया, अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा, जिससे मेज हिलने लगी। जियान चेन ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और भौहें चढ़ा दी। वह हाथ लगभग 20 साल के एक रईस पुरुष का था। उसके बगल में 2 युवक खड़े थे जिनके चेहरे घमंड से भरे हुए थे। एक पुरुष था और एक महिला, और दोनों ने आलीशान साटन के कपड़े पहने हुए थे। पहली नज़र में ही साफ था कि वे अमीर परिवारों से थे। अच्छे कपड़े पहने 3 छात्रों की ओर उदास भाव से देखते हुए उन्होंने झुंझलाहट भरे भाव से कहा, क्या कोई समस्या है? 20 साल के रईस के चेहरे पर एक अशुभ चमक थी जब वह जियान चेन को घूर रहा था। रईस ने अहंकार से कहा, अरे बदमाश, यह मेज हमारी है, तुम्हें कहीं और बैठना चाहिए। हालांकि युवक को उसके कपड़ों से पता चल गया था कि जियान चेन कोई आम आदमी नहीं है, फिर भी उसने जियान चेन की आंखों में देखने की जहमत नहीं उठाई। पुरुष की बात सुनकर जियान चेन ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, अगर तुम खाना चाहते हो तो बैठ जाओ और खाओ। यह मेज़ पूरे स्कूल के खाने के लिए है और इस मेज़ पर तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा है। यह मेज़ तुम्हारी कब से हो गई? ये सुनकर सरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धैर्य खोकर वह चिल्लाया, तुम आगे बढ़ोगे या नहीं? अब तक जियान चेन की मेज़ पर हो रहे तमाशे ने बाकी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हालांकि वहां बहुत से लोग देख रहे थे, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में आकर कुछ कहे। जियान चेन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। ऐसी घटनाएं उसके पिछले जीवन में कई बार घटित हुई थीं, लेकिन वह हमेशा दूसरे उत्पीड़कों को सबक सिखाता था।
ज़रूर, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस पहले मेरा खाना खत्म होने का इंतज़ार करो। नज़रें फेरते हुए जियान चेन ने नए सिरे से दिलचस्पी से खाना खाना शुरू कर दिया। चूंकि उसने अपना पूरा पेट भर लिया था, इसलिए जियान चेन की आवाज़ थोड़ी दबी हुई थी। हालांकि इन 3 लोगों के लिए जियान चेन का मतलब जोरदार और स्पष्ट था। भाई, लगता है इस स्कूल में तुम्हारी औकात ही नहीं रही, तुम तो एक टेबल भी नहीं ले पाए। बेहतर होगा कि तुम हम दोनों को बाहर खाना न खिलाओ। रईस के पीछे खड़ी लड़की हल्के से हंस पड़ी। ये शब्द सुनते ही उस लगभग 20 साल के युवक के चेहरे पर आई शर्मिंदगी गायब हो गई, बस गुस्से का भाव रह गया। जियान चेन को घूरते हुए वह चिल्लाया, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस परिवार से हो? अगर हिम्मत है तो बताओ। जियान चेन की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक और आवाज आई, कदी ह्यून, आप कारगात अकादमी के उच्च श्रेणी के छात्रों में से एक हैं, ये सोचने के लिए कि आपके पास नए छात्रों में से एक को धमकाने की हिम्मत है। बात करने वाला व्यक्ति कदी ह्यून की ही उम्र का एक और व्यक्ति था। उसने भी वही अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी और वह उनकी ओर चल पड़ा। इस युवक को देखकर कदी ह्यून का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी आंखों में डर के भाव दिखाई दिए और उसने कहा, भाई मोरान, तुम्हें मेरे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस समय जियान चेन को दोनों लोगों के नाम पता थे। पहले वाले का नाम कदी ह्यून था और जो अभी आया था उसका नाम बाईमोरान था। बाईमोरान नामक युवक ने हंसते हुए कहा, कदी ह्यून, ये सच है कि आपके मामलों में मेरा दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं एक उच्च श्रेणी का छात्र हूं, इसलिए मैं एक जूनियर की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सुनकर कदी ह्यून के पीछे खड़े दोनों युवकों के चेहरे बदल गए। तभी कदी ह्यून के पीछे खड़ी लड़की थोड़ा हिचकिचाई और फिर हल्के से कदी ह्यून के कपड़ों को खींचा। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बड़े भाई, वहाँ कुछ खाली सीटें हैं, हमें वहाँ जाकर बैठना चाहिए। कदी ह्यून ने डाइनिंग हॉल में चारों ओर देखा और यकीनन पास ही एक जगह खाली हो गई थी। जियान चेन को एक क्रूर निगाह से घूरते हुए उसने हाथ हिलाया, दूसरे भाई, तीसरी बहन, चलो। खाली मेज की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, अगर वह इसी तरह तमाशा करता रहा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसे थोड़ा डर भी था कि कहीं वह हार न जाए, क्योंकि बाईमोरान का कबीला कदी कबीला से कमजोर नहीं था। बाईमोरान खुद उससे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। असल बात यह थी कि अगर कदी ह्यून जैसा कोई उच्च वर्ग का छात्र किसी नए छात्र को धमका रहा है तो वह उपहास का पात्र बन जाएगा, और अगर प्रधानाध्यापक को इस बारे में पता चला तो उसे कड़ी सजा जरूर मिलेगी। कदी ह्यून आम लोगों को अपनी सीटों पर बिठाने को तैयार नहीं था। इसकी एक और वजह यह थी कि हर उच्च वर्ग का छात्र अपने दिल में यह बात जानता था। गेसुन साम्राज्य के 6 विशेषज्ञों में से एक होने के नाते कारगत अकादमी का प्रधानाध्यापक गरीब छात्रों के प्रति बहुत पक्षपाती था। तभी कदी ह्यून की बहन ने जियान चेन को नए सिरे से गौर से देखा, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। मुंह खोलते हुए उसने कहा, ओह, मुझे अभी याद आया, तुम उन 128 नए छात्रों में से एक हो जिन्होंने प्रतियोगिता के अगले चरण में जगह बनाई है। मैंने तुम्हें फाइटिंग अरेना में सबसे ऊपर देखा था। ये कहते हुए लड़की की आंखों में अचानक एक दुर्भावनापूर्ण इरादा उभर आया। ये सुनकर पहले चुप बैठा पुरुष कुछ कहने के लिए मुड़ा, मुझे उम्मीद है कि कल प्रतियोगिता में मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ होगा। एक दुष्ट हंसी के साथ वह मुड़ा और उस खाली मेज की ओर चल पड़ा जहां कदी ह्यून जा रहा था। उस पुरुष छात्र की बातों को ध्यान में रखते हुए जियान चेन ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, न ही उसने उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह की। बाईमोरान जियान चेन के पास गई और हंसते हुए उसका कंधा थपथपाया, तुम्हारी हिम्मत वाकई इतनी है कि तुमने कदी ह्यून को मुंह नहीं दिखाया। अगर उसने भविष्य में तुम्हें धमकाने की कोशिश की तो तुम्हें बस मुझे ढूंढना होगा। जियान चेन अपनी कुर्सी से उठा और मुस्कुराया, मैं चांग्यांग जियान तियान हूँ। इस शर्मनाक स्थिति से निपटने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, वरना मुझे डर है कि बात और बिगड़ जाती। बाईमोरान हंसने लगा, जूनियर को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। कदी ह्यून का कबीला हाल ही में अकादमी में काफ़ी आक्रामक हो गया है। मुझे तो वो काफ़ी परेशान करने वाला लगता था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे उसे सबक सिखाने का कभी मौका ही नहीं मिला। हाँ, मुझे बाईमोरान कहते हैं, आप मुझे सीनियर बाईमोरान ही कह सकते हैं। कल की प्रतियोगिता में आपको बहुत सावधान रहना होगा। कदी ह्यून के पीछे 2 लोग थे, उसकी छोटी बहन काइदी क्यूली और उसका छोटा भाई कदी लियांग। अफवाह है कि दोनों पहले ही संत शक्ति के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। जियान चेन ने केवल हंसते हुए कहा, वरिष्ठ बाईमोरान, चिंता मत करो, अगर मैं उनसे मिल भी गया तो मैं जरूर सावधान रहूंगा। बाईमोरान ने सिर हिलाते हुए कहा, देर हो रही है, इसलिए मैं अपने छात्रावास लौट जाऊंगा। जूनियर, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। बाईमोरान के जाने के बाद जियान चेन ने जल्दी से अपना बचा हुआ खाना खत्म किया और अपने छात्रावास लौट गया। पूरे दिन उसने अपने बड़े भाई चांग्यांग को बिल्कुल नहीं देखा था। उसकी हरकतें और ठिकाना बिल्कुल भी पता नहीं था। अपने कमरे की धूल को आराम से झाड़ते हुए जियान चेन बिस्तर पर चढ़ गया और पाठ के अनुसार एक बार फिर साधना करने लगा। प्रतियोगिता का दूसरा दिन तेजी से आगे बढ़ा। चूंकि लोग कम होते जा रहे थे, इसलिए दिन के अंत तक शीर्ष 8 का फैसला जल्दी हो गया। शीर्ष 50 की घोषणा के बाद अकादमी ने वह नियम रद्द कर दिया जिसके तहत 8वीं श्रेणी के छात्रों को 9वीं श्रेणी के छात्रों से लड़ने की इजाजत नहीं थी। अब छात्र किसी से भी मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र थे, इसलिए जियान चेन और एक अन्य सेंटेन छात्र के अलावा बाकी 6 छात्र पहले ही सेंटफोर्स के 9वें स्तर पर पहुंच चुके थे। सेंटेन छात्र या जियान चेन को शीर्ष 8 में जगह बनाने के लिए उन्हें कुछ ऐसे छात्रों को हराना था जो पहले ही सेंटफोर्स के 9वें स्तर पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा जियान चेन को एक अप्रत्याशित चीज का सामना करना पड़ा। 9वीं कक्षा में पहुंचने वाले 6 नए छात्रों में से 2 वही छात्र थे जिनसे वह कल मिला था, कदी क्यूली और कदी लियांग। हालांकि जियान चेन ने अभी तक उन दोनों से मुकाबला नहीं किया था, लेकिन उसे लगता था कि जब भी वह उन्हें देखता था उनके बीच एक छिपी हुई उत्तेजना का भाव होता था। दोनों भाई बहनों की घूरती निगाहों पर जियान चेन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि वह खुद को 8वें दर्जे के सेंट फोस के नए छात्र से लड़े। उस छात्र की मार्शल आर्ट शैली जियान चेन को साफ दिखाई दे रही थी और उसे लगा कि यह शैली काफ़ी अनोखी है और उसे काफ़ी पसंद है। उसकी ताकत भी असाधारण थी, यही मुख्य वजह थी कि वह बिना किसी खास परेशानी के शीर्ष 8 में जगह बना पाया। उसकी ताकत उसकी उम्र के किसी भी अन्य खिलाड़ी से कहीं ज़्यादा थी और उसने जितने भी विरोधियों का सामना किया था उनमें से आधे रिंग से बाहर हो गए थे। फाइनल मैच कल होने थे और उसके अंत तक फ्रेशमैन रूलर की घोषणा कर दी जाएगी। खेल के मैदान से निकलकर जियान चेन तुरंत भोजन कक्ष की ओर चल पड़ा। खाना खाने के बाद उसने अपनी आंख के कोने से प्रतियोगिता के एक प्रतियोगी को देखा। वह धूप से झुलसा हुआ छात्र था। वह कमरे के एक कोने में अकेला खाना खा रहा था। छात्र ने साधारण कपड़े पहने हुए थे जिन पर कुछ पैच लगे थे। हालांकि वह लड़का लगभग 16 साल का लग रहा था, जियान चेन उसके थोड़े अपरिपक्व चेहरे पर एक दृढ़ भाव देख सकता था। उसकी कदकाठी और शरीर उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। उसकी ऊंचाई पहले से ही 1.8 मीटर तक पहुंच रही थी, लगभग जियान चेन के भाई चांग यानधू जितनी, और उसका घेरा भी एक वृत्त से बड़ा था। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह उस मेज की ओर बढ़ा जहां धूप से झुलसा छात्र खाना खा रहा था और अपनी ट्रे लेकर बैठ गया। उसका अभिवादन करने के लिए सिर घुमाते हुए जियान चेन मुस्कुराया, मैं चांग्यांग जियांग तियान हूँ। आप किस नाम से जाने जाते हैं? जियान चेन से मिलने के लिए उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नज़र धीरे धीरे उसके कपड़ों पर पड़ी और फिर उसने कहा, मुझे टाइता कहा जाता है। हंसते हुए जियान चेन ने कहा, मैंने अभी हाल ही में तुम्हें प्रतियोगिता में लड़ते देखा था। 8वीं कक्षा के छात्र को 9वीं कक्षा के छात्रों को हराते देखना वाकई अद्भुत है। जियान चेन की तारीफ सुनकर टाइता भी हंसे बिना नहीं रह सका। मैं सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि मेरी ताकत उनसे बेहतर थी, बस। उनसे निपटना वाकई मुश्किल था, अब भी मैं मुकाबलों से दर्द में हूँ। अध्याय 15 कादी कीली। टाइता की बात सुनकर जियान चेन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, टाइता, आप कहते हैं कि आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन आप कितनी भारी वस्तु उठा सकते हैं? जब मैं घर वापस आया था तो मैं 200 किलोग्राम का पत्थर उठा सकता था, उसने गर्व से भरे चेहरे के साथ बहुत अहंकार से कहा। जवाब सुनते ही जियान चेन का चेहरा भावशून्य हो गया। यह एक राक्षस जैसा छात्र था। 200 किलोग्राम का पत्थर एक औसत वयस्क के लिए उठाना नामुमकिन था, लेकिन टाइता जैसे युवा लड़के के लिए इतना बड़ा पत्थर उठाना, जियान चेन को इस बात से केवल विस्मय ही हुआ। टाइता, आपकी उम्र कितनी है? जियान चेन अब टाइता को अलग नजरिए से देखने लगा था। 16 साल का, टाइता ने खाना खाते हुए कहा। चबाने की वजह से उसके शब्द लगभग सुनाई नहीं दे रहे थे। जियान चेन की उस पर छाप और भी बढ़ गई जब उसने कहा, टाइता, क्या ये ताकत तुम्हारे अंदर बचपन से थी? हाँ, मेरी ताकत हमेशा ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा थी, लेकिन मेरी भूख भी उतनी ही ज़्यादा थी। क्योंकि मैं घर पर हमेशा पेट भर खाना नहीं खा सकता था, इसलिए मैं अक्सर पहाड़ों पर जाकर खुद ही अपना खाना ढूंढता था, टाइता ने सपाट लहजे में कहा। गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि टाइता की शक्ति निश्चित रूप से ईश्वर प्रदत्त शक्ति थी, अन्यथा उसके जैसा युवा बालक इतना भारी पत्थर कभी नहीं उठा पाता। लेकिन जियान चेन को इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि टाइता अक्सर पहाड़ों में अकेले शिकार करता था। बमुश्किल 16 साल का कोई व्यक्ति पहाड़ों में आसानी से शिकार कर सकता था, इससे जियान चेन का उसके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। आखिरकार पहाड़ों में न सिर्फ जंगली जानवर दिखाई देते थे, बल्कि कभी कभी जादुई जानवर भी दिखाई देते थे और उनकी ताकत आम जंगली जानवरों से अतुलनीय थी। टाइता ने अपना पेट सहलाया और हंसते हुए स्टूल से उठ खड़ा हुआ। चांग्यांग जियान तियान, मैंने पेट भर खाना खा लिया है, इसलिए मैं सोने के लिए अपने छात्रावास में लौट जाऊंगा। कल तो प्रतियोगिता का एक और दिन है। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि आप कल की प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में जगह बना लेंगे। टाइता ने दृढ़ता से सिर हिलाया और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा जा सकता था। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और शीर्ष 3 के लिए प्रयास करूंगा। एक एकल क्लास एक मॉन्स्टर कोर को कम से कम 10 एमेथिस्ट सिक्कों के लिए बेचा जा सकता है। टाइता के जाने के कुछ देर बाद जियान चेन ने जल्दी से अपना खाना खाया और अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उस पर दस्तक सुनाई दी। चौथे भाई, क्या आप यहाँ हैं? चांग्यांग ने दृढ़ स्वर में पूछा। आवाज़ सुनकर जियान चेन हैरान रह गया। उसे अपने भाई का कोई निशान देखे हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसने चांग्यांग को अपने कमरे में बुलाया। चौथे भाई, मुझे खेद है, लेकिन मैं प्रतियोगिता में आपकी प्रगति पर नज़र नहीं रख पाया। जियान चेन के प्रश्न पूछने से पहले ही उसने जल्दी से कहा। जियान चेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं पहले ही शीर्ष 8 में पहुंच चुका हूं, कल मैचों का अंतिम दिन होगा। जियान चेन की बात सुनते ही चांग्यांग अपने छोटे भाई की सफलता पर अचानक खुश हो गया। उत्साहित होकर उसने कहा, चौथे भाई, तुम वाकई कमाल हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम दूसरी बहन और तीसरे भाई से पहले यहाँ आ गए। अपनी जेब से एक अंगूठे के आकार का क्रिस्टल निकालकर चांग्यांग ने उसे जियान चेन के हाथों में देते हुए कहा, चौथे भाई, यह एक क्लास 1 मॉन्स्टर कोर है। 2 दिन पहले मैं और मेरे कुछ दोस्त अकादमी के पीछे वाले जंगल में गए थे और हमने मिलकर एक क्लास 1 जादुई जानवर को मार गिराया था। ये वही मॉन्स्टर कोर है जिसके लिए मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इसे ले लो। अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई अब तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालेगा। कल प्रतियोगिता का आखिरी दिन है, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और नंबर 1 का खिताब हासिल करना होगा। चांग्यांग फिर धीरे से दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। चांग्यांग के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही जियान चेन ने चांग्यांग की बांह पर 3 इंच लंबे पंजे के निशान की झलक देखी। अपने हाथों में क्लास 1 मॉन्स्टर कोर को चुपचाप देखते हुए जियान चेन को एक गर्माहट की लहर महसूस हुई जो देर तक बनी रही। कुछ देर के लिए जियान चेन का दिल सचमुच शांत नहीं हो पाया। हालांकि यह सिर्फ क्लास 1 मॉन्स्टर कोर था, फिर भी जियान चेन चांग्यांग की चिंता को उसमें से झलकता हुआ महसूस कर सकता था।
चांगयांग हू की बांह पर लगे घाव के बारे में सोचकर जियान चेन समझ गया कि यह घाव किसी जादुई जानवर का शिकार करने से आया है। जब भी जियान चेन उस उपहार के बारे में सोचता तो वह अंदर से एक गर्माहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता था, एक और ऐसा एहसास जो उसने अपने पिछले जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। कुछ देर तक स्तब्ध भाव से अपने कमरे के बीचों बीच खड़े रहने के बाद जियान चेन ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को शांत अवस्था में लाया। फिर वह फिर से साधना शुरू करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। हालांकि अब उसके पास राक्षसी मूल था, वह भी उसका उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपने स्पेस बेल्ट में जमा कर लिया। प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए जियान चेन को पूरा विश्वास था कि वह नंबर 1 स्थान हासिल कर सकता है। आखिरकार अपनी पिछली दुनिया में वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जो दुनिया के शिखर पर था। और हालांकि पुनर्जन्म के बाद उसने अपनी बहुत सी शक्ति खो दी थी, फिर भी उसे हर प्रकार की तलवारबाजी का ज्ञान था, साथ ही तलवार के गहन नियमों की गहरी समझ भी थी, इतनी कि वे उसकी आत्मा में समा गए थे। उसने तलवार चलाने के तरीकों की अपनी समझ नहीं खोई थी और इस तरह जियान चेन भविष्य में महाद्वीप में आगे बढ़ेगा। अगली सुबह जियान चेन ने प्रतियोगिता में पहुंचने से पहले जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर लिया। शायद इसलिए क्योंकि आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन था, लेकिन आज पिछले 2 दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा लोग आए थे। इन नए लोगों में से कई पुराने छात्र थे। कल रात ही युद्ध के मैदान पूरी तरह से तैयार कर दिए गए थे और पहले के 5 अखाड़ों की जगह 4 अखाड़े कर दिए गए थे। हालांकि ये 4 अखाड़े अब पहले से बड़े थे, कल वाले अखाड़े बिल्कुल अलग स्तर के थे जिनकी तुलना नए आकार से नहीं की जा सकती थी। तभी जियान चेन को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। पलटकर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई चांगयांग हू भीड़ में आगे बढ़कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जियान चेन की घूरती निगाहों को देखकर चांगयांग हू खिलखिलाकर मुस्कुराया। भीड़ से खुद को अलग करते हुए वह दौड़कर जियान चेन के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। चौथे भाई, आज वह दिन है जब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे नंबर 1 की जगह पाने की मांग नहीं करेगा, शीर्ष 3 में आना ही काफी है। चांगयांग हू के लिए एक राक्षस स्कोर पाना एक छोटा मोटा इनाम था, सबसे जरूरी चीज एक अच्छा रैंक पाना था। हालांकि एक राक्षस स्कोर की कीमत को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन चांगयांग कबीले के सबसे बड़े बेटे को इसकी इतनी चाहत नहीं थी। जियान चेन हंसा और बोला, बड़े भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। प्रतियोगिता का समय जल्दी ही आ गया। इस बार शीर्ष 8 प्रतियोगी सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। अपने प्रतिद्वंदियों का फैसला करने के लिए लॉटरी निकालने के बाद जियान चेन तुरंत अखाड़े में चला गया। कुछ ही देर बाद जियान चेन का प्रतिद्वंदी धीरे धीरे अखाड़े में आया, लेकिन जियान चेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी प्रतिद्वंदी एक लड़की थी। और सच कहें तो उसकी प्रतिद्वंदी पिछली बार वाली लड़की थी, कादी कियुली। कादी कियुली ने गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और हालांकि वह केवल 16 या 17 साल की थी, उसका शरीर अच्छी तरह से विकसित हो रहा था। जो बाहर निकला हुआ होना चाहिए था वह बाहर निकला हुआ था और जो पतला होना चाहिए था वह पतला था। उसकी तंगवर्दी उसे नाजुक गोरी त्वचा वाली एक खूबसूरत महिला का सच्चा उदाहरण बना रही थी, साथ ही उसका स्वाभाविक रूप से सुंदर चेहरा कोमल गोरी त्वचा के साथ। इस समय तक उसने भीड़ में मौजूद सभी लड़कों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और निस्संदेह कादी कियुली निश्चित रूप से इतनी खूबसूरत थी कि शहर उसके लिए लड़ पड़ते। हालांकि जैसा कि एक प्रतिष्ठित कुल में जन्मे अधिकांश लोगों के लिए सच था, वह अपने साथ एक अहंकारी भाव भी रखती थी। जियान चेन अखाड़े के शीर्ष पर खाली हाथ खड़ा था। उसके खाली हाथ होने का कारण अकादमी के नियम थे। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की ताकत का आकलन खाली हाथ लड़ाई से ही किया जा सकता है, इसलिए धारदार हथियारों की अनुमति नहीं थी। और चूंकि संत बने बिना संत शस्त्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए सभी नए छात्रों को बिना हथियारों के लड़ने के लिए मजबूर किया गया। कादी कियुली ने जियान चेन को घमंड भरी नजरों से देखा, तुमने सच में हमें निराश नहीं किया। उस दिन डाइनिंग हॉल में तुम्हारे अहंकार के लिए मैं आज तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। कादी कियुली की आवाज तीखी लेकिन साफ थी। ये सुनकर जियान चेन के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। प्रतिष्ठित कुलों में जन्मे लोगों में से कई लोग सचमुच नहीं जानते थे कि आकाश और पृथ्वी कितनी विशाल हैं। बूम! पूरे मैदान में एक तेज आवाज गूंजी जो मैच शुरू होने का संकेत थी। चूंकि चारों अखाड़े एक ही स्थान पर थे, इसलिए जैसे ही घंटा बजा सभी 8 प्रतिभागी एक साथ आगे बढ़ने लगे और लड़ने लगे। कादी कियुली तेजी से जियान चेन की ओर बढ़ी, लेकिन जब वह उससे 3 मीटर की दूरी पर थी तो अचानक हवा में उछलकर उसके चेहरे की ओर एक फ्लाइंग जंप किक मारी। हालांकि कादी कियुली जवान थी, लेकिन वह काफी मजबूत थी क्योंकि वह पहले से ही 9वें संत बल स्तर पर थी। जियान चेन बिना एक कदम भी हिले अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही कादी कियुली का पैर उसके चेहरे के पास आया, उसने अपनी गर्दन बगल की ओर झुका ली, जिससे लात उसके सिर के किनारे से बस छूकर निकल गई। कादी कियुली की प्रतिक्रिया की गति काफी तेज थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी किक नहीं लगी, उसने अपनी संत शक्ति से भरपूर मुक्का उसकी नाक पर झपट्टा मारा। उसकी मुक्का न सिर्फ तेज गति से आ रही थी, बल्कि उसकी मुक्का में इतनी ऊर्जा थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उससे टकराकर गंभीर रूप से घायल हो जाता। जहां तक जियान चेन की बात है, वह पीछे नहीं हटेगी। चाहे वह जियान चेन को हराकर शीर्ष 4 में पहुंच जाए या फिर वह सिर्फ जियान चेन को सबक सिखा रही हो, वह खुद को कतई पीछे नहीं हटने देगी। जियान चेन ने कादी कियुली के हमले का आसानी से सामना किया और हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे एक स्तर ऊंचा था, जियान चेन कोई साधारण बच्चा नहीं था। पिछली दुनिया के युद्धों के उसके अनुभव प्रचुर थे, इसलिए अगर वह बिना लड़े इस मुकाबले को जारी रखना चाहता तो कादी कियुली उसके कपड़ों को छू भी नहीं पाता। 5 राउंड में उसे हराना तो दूर की बात थी। कादी कियुली ने जियान चेन के कपड़ों को छुए बिना ही उस पर दर्जनों बार हमला करने की कोशिश की, जिससे वह बेहद नाराज हो गई और उसने अपने वार रोक दिए। हल्की सांस लेते हुए उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और जियान चेन को घूरते हुए कहा, अरे तुम सच में लड़ोगे या नहीं? अगर नहीं लड़ोगे तो इधर उधर कूदने के बजाय अखाड़े से बाहर निकल जाओ।
जियान चेन ने गुस्से में कादी कियूली को देखकर हंसते हुए कहा, अखाड़े से बाहर जाने वाला तुम हो, मैं नहीं। अगर तुम मेरे कपड़े भी नहीं छू सकते तो मुझे हराने की तुम्हारी क्या योजना है? कादी कियूली का स्वाभाविक रूप से सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया और वह कुछ पल के लिए बोल नहीं पाए। लेकिन फिर वह शांत हो गई और उसने आंखें घुमाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें छू नहीं सकती? तुम मुझसे सीधे लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो और मेरे वार को बस एक डरपोक की तरह चकमा दे सकते हो। क्या ये सही है? जियान चेन के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई जब उसने उसे एक अजीब भाव से देखा। कादी कियूली ने घमंड से देखा और पूरे यकीन के साथ बोला, जरूर। अगर तुम काय नहीं हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करो। जियान चेन ने बाकी तीनों रिंगों पर नजर डाली और देखा कि बाकी मुकाबले खत्म होने वाले थे। उसने फिर से कादी कियूली की तरफ मुड़कर देखा और हंसते हुए बोला, अगर तुम सच में मुझसे सीधे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। अध्याय 16, फाइनल में आगे बढ़ना। जियान चेन की बातें सुनकर कादी कियूली की आंखें चमक उठी। तुमने खुद ही कहा है, इसलिए बाद में कुछ और कहने की हिम्मत मत करना। कादी कियूली साफ तौर पर जियान चेन को तैयार होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह उसकी ओर दौड़ पड़ी। पहले बार की तरह वह हवा में उछली और उसके चेहरे पर लात मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उसकी लात की गति उसकी पहली लात से कहीं ज्यादा तेज थी। जैसे ही लात करीब आई, जियान चेन ने एक अजीब सी मुस्कान दी। जैसा कि उसने पहले कहा था, जियान चेन ने बचने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि जैसे ही लात उसके चेहरे के ठीक सामने आए, उसने दोनों हाथ बढ़ाकर कादी कियूली की पिंडली पकड़ ली। उसने काफी ताकत लगाते हुए उसे एक ही झटके में घुमा दिया। जैसे ही उसने उसे फेंका, कादी कियूली घबराहट में चीख पड़ी क्योंकि जियान चेन ने उसे घुमा दिया था। आसपास के कई छात्र यह सब देखकर हक्के बक्के रह गए। ऐसा लग रहा था कि जियान चेन को गोरी औरत की परवाह नहीं थी और उसने इतनी खूबसूरत लड़की को इतने बेढंगे तरीके से हवा में उछाल दिया, बल्कि उसने पिछले 6 विरोधियों को भी इसी तरह हराया था। अखाड़े के नीचे कादी यून के माथे की नसें धड़क रही थी जब उसने अपनी छोटी बहन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होते देखा। जियान चेन पर जानलेवा नियत थी। उसे देखते हुए अगर पास में ही उप प्रधानाचार्य बायन मैच की अध्यक्षता न कर रहे होते तो कादी यून कब का अखाड़े में आकर जियान चेन को सबक सिखा देता। जियान चेन की दोनों बाहें मानो मजबूत चिमटे की तरह उसकी टांगों को जकड़ रही थीं, जैसे उसने उसे 2 बार घुमाया और फिर आखिरकार छोड़ दिया। उस पर कादी कियूली का खूबसूरत शरीर आकाश में एक चाप में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और फिर वह अखाड़े से बाहर उड़कर दर्शकों के एक समूह से टकरा गया। उसने ये तरकीब ताइता से सीखी थी। ताइता को उसके कुछ मैचों में देखने के बाद उसे पता चला कि उसने भी अपने विरोधियों को आसानी से अखाड़े से बाहर करने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाया था। हालांकि जियान चेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह तरीका एक बहुत ही आसान तरकीब थी जिससे जल्दी लेकिन आसान जीत हासिल की जा सकती थी और कुछ लोगों के साथ इसे आसानी से किया जा सकता था। दर्शकों में मौजूद उन लोगों के प्रति थोड़ी सी नाराजगी के साथ जिन्होंने कादी कियूली को वापस खड़ा होने में मदद की थी, रेफरी द्वारा विजेता घोषित किए जाने पर जियान चेन मुस्कुराया और धीरे धीरे मंच से नीचे चला गया। जियान चेन को अखाड़े से जाते हुए देखकर कादी कियूली का चेहरा उतर गया। जन्म से लेकर अब तक हजारों लोगों ने उसे लाड़ प्यार दिया था। लट्टू की तरह घुमाकर हवा में उछाले जाने से उसे जो अपमान सहना पड़ा, उससे उसे लगा कि उसने अपनी इज्जत तो खोई ही, साथ ही उसके साथ अन्याय भी हुआ। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। ये सोचते ही कादी कियूली की आंखों से आंसू बहने लगे और अंततः वह मन ही मन रोते हुए आंसुओं की धाराएं बहाने लगी। जैसे ही जियान चेन अखाड़े से नीचे उतरा, कादी कियूली के भाई कादी यून ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए वह गुर्राया, बेटे तुम्हारी हिम्मत कितनी है मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की? जियान चेन ने आलस से गुस्से में कादी यून की तरफ देखा और नाक बांध सिकुड़ी। बिना कुछ कहे जियान चेन उससे दूर चला गया। उस पर शब्द बर्बाद करने लायक नहीं थे क्योंकि जियान चेन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कादी यून अपने कबीले के प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने की कोशिश करे। जियान चेन को अपने से दूर जाते देख कादी यून का चेहरा और भी उदास हो गया। जियान चेन के मैच के अंत के साथ अंतिम 4 नामों की घोषणा की गई। अंत में चांगयांग, जियांग तियान, ताइता, कादी लियांग और तियान म्यूजियोंग बचे। जहां तक ताइता का सवाल है, जियान चेन को उनके शीर्ष 4 में पहुंचने पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि जियान चेन ने यह नहीं सोचा था कि कादी लियांग अप्रत्याशित रूप से शीर्ष 4 में जगह बना लेगा। चौथा प्रतिभागी तियान म्यूशियोंग भी था। उसकी उम्र कादी कियूली से ज्यादा अलग नहीं थी। उसका शरीर मध्यम कद का था और रंग गोरा था। हालांकि वह युवा था, इसमें कोई शक नहीं था कि वह सुंदर था और उसके चेहरे का संतुलन एकदम सही था। मंच के ऊपर उप प्रधानाध्यापक बायान बैठे थे जिन्होंने धीरे से बाकी 4 छात्रों को देखा। हल्के से सिर हिलाकर और हंसकर उन्होंने घोषणा की, लगता है इस साल के नए छात्र अपने से पहले के छात्रों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि हमारी कारगात अकादमी आगे भी किसी ऐसे ही मजबूत छात्र को सामने ला पाएगी। शेष 4 छात्रों की घोषणा के बाद उन्हें प्रतियोगिता जारी रखने से पहले 1 घंटे का आराम दिया गया। लेकिन किसी चमत्कारिक संयोग से जियान चेन का प्रतिद्वंद्वी कादी लियांग था, जबकि ताइता का प्रतिद्वंद्वी तियान म्यूशियोंग था। अखाड़े के नीचे कादी यून और उसके भाई बहन नीचे इकट्ठे हुए और देखने लगे। इस समय तक कादी कियूली की आंखें लाल और सूजी हुई होने लगी थीं। दूसरे भाई, तुम्हें उसे बाद में सबक सिखाना होगा, कादी कियूली ने मैच शुरू होने से पहले कादी लियांग से अनियंत्रित क्रोध के साथ कहा। अपनी बहन की लाल आंखें और आंसुओं से सना चेहरा देखकर कादी लियांग खुद को बेहद गुस्से से भरकर बोला, बहन कियूली चिंता मत करो। अगर मुझे अकादमी से सजा भी मिल जाए तो तुम्हारा दूसरा भाई उसे जरूर सबक सिखाएगा। कितना दरिंदा बच्चा है, सोचिए कि वो हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वो सचमुच मरना चाहता है। बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ वो बच्चा जब तक इस अकादमी में रहेगा तब तक सिर्फ तकलीफ ही झेलेगा।
हालांकि हेडमास्टर गरीबों का साथ देता है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं है। अगर मैं उसे अपाहिज होने तक पीटूं तो भी हेडमास्टर कुछ नहीं कहेगा। ज्यादा से ज्यादा वो हमें बस डांटेगा। कादीयून का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने जहर निगल लिया हो। अपनी बहन की बात करें तो कादीयून और कादीलियांग दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे। जब जियान चेन ने उनकी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया था तो उसने पहले ही दोनों से बेहद नफरत पाली थी। जल्द ही जियान चेन और कादीलियांग दोनों अखाड़े में आ गए और मैच शुरू होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही घंटा बजा, कादीलियांग जियान चेन की ओर झपटा और उसके पेट पर मुक्का मारने की कोशिश की। जियान चेन ने कादीलियांग के हमले को चतुराई से चकमा दिया तथा अपने मुक्के से वार का जवाब दिया, जो उसके प्रतिद्वंद्वी के मुक्के से भी अधिक तेज था। पेंग! इससे पहले कि कादीलियांग कुछ जवाब दे पाता, जियान चेन का मुक्का उसकी पीठ से टकरा चुका था। उसके घूंसे का जोर इतना जोरदार था कि कादीलियांग लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा और घुटनों के बल गिर पड़ा। एक बार के बाद जियान चेन ने खुद को रोकने की जहमत नहीं उठाई। उसके दोनों पैर हरकत में आ गए और वह तेजी से उस ओर दौड़ा जहां कादीलियांग घुटनों के बल बैठा था। अचानक लड़खड़ाते हुए कादीलियांग का पैर एक बार फिर लड़खड़ा गया और वह फिर से उछल पड़ा। वार के बाद वह रिंग के किनारे की ओर 2 मीटर तक उछला, जिससे वह लगभग गिरकर बाहर आ गया। हालांकि उसका आधा शरीर पहले ही रिंग से बाहर लटक चुका था। इस पराक्रम को देखकर जियान चेन को देख रहे सभी छात्र आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही मुकाबले में विजेता का फैसला इतनी आसानी से हो जाएगा। यह एक ऐसी बात थी जो हर छात्र को आश्चर्यजनक लगी। 9वीं श्रेणी के संत बल के छात्र कादीलियांग को 8वीं श्रेणी के संत बल के छात्र जियान चेन ने इतनी आसानी से हरा दिया। कादीलियांग के शरीर का आधा हिस्सा रिंग से बाहर निकला हुआ देखकर कादीक्यूली और कादीयून दोनों के दिल छाती से निकलकर गले में उतर गए। दूसरा भाई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, कितना कितना परेशान करने वाला। बेहतर होगा कि वह ऐसे बिगड़ल से न हारे। कादीक्यूली गुस्से से पैर पटकते हुए रो पड़ी। हालांकि वह जितनी देर कादीलियांग को देखती रही, उतना ही आसानी से पता चलता रहा कि उसका चेहरा अपने बड़े भाई के लिए चिंता से भरा हुआ था। कादीयून ने झुंझलाहट में एक सांस छोड़ी। दूसरा भाई ऐसा क्या कर रहा है कि वह इतना लापरवाह हो गया और एक ऐसे बदमाश से हार गया जो केवल 8वें सेंट फोर्स में है। मंच के ऊपर से उप प्रधानाचार्य बायन ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा, इस साल हमने जिन नए छात्रों को चुना है वे वाकई रत्न हैं। एक को तो ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, जबकि दूसरे को मैं भविष्य में निखार कर चमका सकता हूँ। हालांकि उसके हमले सरल हैं, लेकिन उसमें एक अजीब सा रहस्य छिपा है। हर बार जब मैच में कोई निर्णायक मोड़ आता है तो वह लगभग तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बेहद सटीक चालें चलता है। इन दोनों छात्रों को वाकई और गहन प्रशिक्षण की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में ये दोनों तियान युआन महाद्वीप के महान विशेषज्ञ बनेंगे। बेहतर होगा कि मैं इस बारे में प्रधानाध्यापक से बाद में बात करूं। अखाड़े में कादीलियांग खुद को संभालने के लिए छटपटा रहा था। उसके माथे से पहले ही ठंडा पसीना टपक रहा था। अगर उसका शरीर बस कुछ इंच और फिसल जाता तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका शरीर अखाड़े से नीचे गिर जाता। और फिर अगर वह सचमुच किसी 8वीं सेंट फोर्स लेयर के छात्र से इतनी शर्मनाक तरीके से हार जाता तो उसे निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बदनामी का दर्जा दिया जाता। जब कादीलियांग रेंग कर वापस ऊपर आया और घूमा तो उसके आसपास का दृश्य अचानक धुंधला हो गया और उसे अचानक पेट में तेज दर्द का एहसास हुआ, इससे पहले कि वह पूरी तरह समझ पाता कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसका शरीर पंख के समान हल्का महसूस हुआ, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि मंच छोटा होता जा रहा है। अगली बात जो उसने देखी वह ये थी कि उसका शरीर नीचे जमीन से टकराया और उसके पहले बेदाग सफेद वस्त्र पर अब एक धूल भरा पदचिह्न दिखाई दे रहा था। जमीन से उठते हुए कादीलियांग ने चारों ओर देखा, इससे पहले कि उसे पूरी तरह से समझ आता कि अभी क्या हुआ था। उसकी आंखों से आक्रोश फूट पड़ा और उसने जियान चेन को एक बुरी नज़र से घूरा। हालांकि वह 9वीं मंजिल तक पहुंच गया था, लेकिन आखिरकार उसे एक ऐसे छात्र ने हरा दिया जो 8वीं मंजिल तक ही पहुंचा था और उसे लगा कि उसकी हार एक बड़ी बर्बादी थी। जब भी वह ये सोचता, कादीलियांग का दिल अंतहीन क्रोध से भर जाता। उसके लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपमान था। कादीयून कादीलियांग के पास गया और बोला, दूसरे भाई, तुमने मुझे निराश कर दिया है। तुमने हमारे कादी वंश का मान सचमुच खो दिया है। ये शब्द कहने के बाद कादीयून ने कादीलियांग की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और तुरंत वहां से चला गया। कादीयून की बातें सुनकर कादीलियांग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। दूसरे भाई, तुम बहुत लापरवाह थे। हालांकि तुमने कहा था कि तुम उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे, लेकिन आखिरकार तुम्हें ही सबक सिखाया गया। कादीक्यूली ने निराश स्वर में नाराजगी से कहा। उसका स्वर काफी आक्रोशपूर्ण था। ये सुनकर कादीलियांग का चेहरा भी बदल गया और फिर गुर्राते हुए बोला, ये तो उसकी किस्मत की इंतहा थी। इसी अखाड़े की बदौलत वह जीता था। अगर हम जगह बदल लें तो वह मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं बन पाएगा। तीसरी बहन, चिंता मत करो, मैं उसे आगे जरूर सबक सिखाऊंगा। कादीक्यूली सोचने लगी। उसे लगा कि उसके तर्क में कुछ सच्चाई है। धीरे से सिर हिलाते हुए उसने कहा, दूसरे भाई, अगली बार तुम्हें उसे जरूर सबक सिखाना होगा। कादीलियांग ने उसकी छाती थपथपाई और गंभीरता से कहा, चिंता मत करो तीसरी बहन, यह मुझ पर छोड़ दो। जियान चेन के मैच जीतने के कुछ ही देर बाद ताइता और तियान म्यूशियोंग का मैच भी समाप्त होने वाला था। हालांकि ताइता की संत शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी से एक स्तर कम थी, फिर भी उसकी दिव्य शक्ति ने इस कमी को पूरा कर दिया। अंत में उसने जानवरों के शिकार से प्राप्त अनुभव का सहारा लिया और तियान म्यूशियोंग को मामूली अंतर से हरा दिया। जियान चेन के साथ वह 2 फाइनलिस्टों में से एक बन गया। अगले मैच के अंत तक दोनों में से एक विजयी होगा और उसे फ्रेशमैन रूलर का ताज पहनाया जाएगा। अध्याय 17, नए छात्रों का शासक। 2 घंटे आराम करने के बाद प्रतियोगिता का फाइनल आखिरकार शुरू हुआ। जियान चेन और ताइता एक साथ अखाड़े में उतरे और फिर 10 मीटर की दूरी पर विपरीत छोर पर चले गए।
वहाँ पहले से ही 1000 से अधिक छात्र खेल देख रहे थे, जबकि इससे भी अधिक लोग सीट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए ताइता की ओर देखा और ताइता की प्रशंसा करते हुए कहा, ताइता, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने अद्भुत हो कि फाइनल तक पहुंच सकोगे। जियान चेन की तारीफ सुनकर ताइता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, हालांकि साफ था कि वो तारीफ सुनकर बहुत खुश था। खुलकर हंसते हुए ताइता ने धीमी आवाज में कहा, चांग्यांग जियांग तियान, तुम भी कमाल हो। अपनी बाहें और टांगें फैलाते हुए जियान चेन हंसा, ताइता, यह आखिरी दौर है। हम में से किसी एक को ही फ्रेशमैन रूलर का ताज पहनाया जाएगा, इसलिए तुम्हें जी जान से लड़ना होगा। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम चैंपियन बन जाओगे। जीतकर तुम्हें क्लास 3 मॉन्स्टर कोर मिलेगा, जिसकी कीमत कुछ 100 बैंगनी सिक्कों के बराबर होगी। ये तुम्हारे परिवार के जीवन भर के खाने के लिए पर्याप्त होगा। जियान चेन की बात सुनकर ताइता उत्साहित हो गया, चांग्यांग जियांग तियान, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को तैयार करें। जियान चेन केवल हंसकर सिर हिला सका, मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। बूम! जैसे ही मैच शुरू होने का संकेत देने वाली घंटी बजी, ताइता तुरंत आगे बढ़ा। ताइता जियान चेन की ओर दौड़ा और तुरंत उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके जियान चेन को उठाकर अखाड़े से बाहर फेंकने की योजना बनाई। उसकी योजना समझकर जियान चेन हंस पड़ा, वह ताइता की लड़ने की शैली से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ था। अब तक हर मुकाबले में ताइता ने यही रणनीति अपनाई थी, लेकिन ये कारगर रही थी। अगर जियान चेन उसके चंगुल में फंस गया तो ताइता की पकड़ से बचना बेहद मुश्किल होगा। जियान चेन ताइता की पहुंच से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हटा। अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में भींचकर उसने अपनी लगभग 80% ताकत उसकी छाती पर वार करने में लगा दी। जियान चेन की मुक्का सटीक और तेज थी, जिससे ताइता को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। पेंग! जियान चेन की मुक्का ताइता की छाती पर पड़ते ही एक दबी हुई सी आवाज निकली। हालांकि जियान चेन के चेहरे पर संतुष्टि का भाव धीरे धीरे बदल गया, जबकि ताइता के चेहरे पर हैरानी का भाव था। उसने जिस मुक्के पर मुक्का मारा था वह किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुक्का किसी दीवार से टकरा गई हो। ताइता न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि उसका शरीर भी बेहद मजबूत था, इतना मजबूत कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। जियान चेन के घूंसे ने ताइता को पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। जोर से दहाड़ते हुए उसने दोनों हाथ फैलाकर एक बार फिर जियान चेन पर हमला किया। अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल करते हुए जियान चेन ने ताइता की त्वचा पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा। जियान चेन को उत्तेजना महसूस होने लगी जब उसने ताइता को मुक्कों के साथ अपनी ओर आते देखा। उसने बचने या भागने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों से ही पलटवार करने की तैयारी कर ली। दोनों मुट्ठियां हवा में एक दूसरे से टकराईं और टक्कर से एक तेज आवाज पैदा हुई। यह इतनी तेज थी कि अखाड़े के नीचे मौजूद भीड़ में मौजूद हर कोई इसे दिन की तरह साफ सुन सकता था। जैसे ही दोनों मुट्ठियां टकराईं, जियान चेन के पैर कम से कम 10 मीटर पीछे खिसक गए और आखिरकार रुक गए। उसका दाहिना हाथ पहले ही कांपने लगा था, इसलिए ये साफ दिख रहा था कि जियान चेन को जितना नुकसान हुआ था उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि वह संत बल के लिए औसत साधना स्तर को पार कर चुका था, फिर भी वह उस स्तर से बहुत दूर था जहां वह इस तरह की किसी भी क्षति को आसानी से नजरअंदाज कर सके। दूसरी ओर ताइता केवल 2 मीटर पीछे खिसका। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा और ऐसा लग रहा था कि उसे जरा भी चोट नहीं लगी है। जियान चेन ने अपने लाल हो रहे हाथ को रगड़ा। 2 मुकाबलों के बाद अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि ताइता से सीधे भिड़ना कितनी मूर्खता थी। ताइता की ताकत सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, उसका शरीर वाकई अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। ताइता से एक स्तर ज्यादा ताकतवर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। ताइता के खिलाफ जीत सिर्फ गति पर निर्भर रहने से ही हो सकती थी। ताइता, तुम्हारी ताकत पहले ही मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गई है, लेकिन अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। जियान चेन ने आगे बढ़ते हुए कहा। ताइता हंसा, तो आओ चांग्यांग जियांग तियान, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। ताइता का स्वर तीव्र विश्वास से भरा था। जियान चेन ने भी अपनी बेकार की बकबक बंद कर दी। जब उसके और ताइता के बीच की दूरी सिर्फ 5-6 मीटर रह गई तो उसके कदम अचानक बदल गए। उसके पैर रहस्यमयी धुंधले हो गए जो अचानक ताइता के पीछे फिर से प्रकट हो गए। ताइता कुछ प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही 2 तेज मुक्कों ने उसकी पीठ पर लगातार वार कर दिए। डोंग डोंग डोंग! अखाड़े से लगातार धीमी धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं, मानो ये आवाजों की एक ही सतत श्रृंखला हो। इतने जोरदार हमलों के बीच ताइता का शरीर भी आगे की ओर इतना लड़खड़ा गया कि उसके पास मुड़ने का भी समय नहीं बचा। हाँ, ताइता गुस्से से गुर्राया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। अचानक वह पलटा और अपनी मुट्ठियां निकालकर जियान चेन पर मारने लगा। जैसे ही ताइता ने जियान चेन पर हमला करने की कोशिश की, वह हल्के से 2 मीटर हवा में उछल पड़ा। ताइता की मुक्का से बाल बाल बचते हुए जियान चेन ने अपने दोनों पैरों से हवा में ही ताइता पर लात मारी। उसके दोनों पैरों में जबरदस्त ताकत थी और वे ताइता की पीठ की ओर जोर से लगे। डोंग डोंग डोंग! जियान चेन ने जमीन पर गिरने से पहले कई बार अपने पैर पटके। इस समय तक जियान चेन ने ताइता के चेहरे पर कई बार लात मारी थी, जिससे उसके चेहरे पर जगह जगह चोटें आ गई थीं। जमीन पर उतरते ही जियान चेन बिना रुके जमीन पर घूम गया और अपने पैर नीचे मोड़ लिए। उसका बायां पैर 180 डिग्री के चाप में घूम गया और दायां पैर ताइता के पैरों पर आ गया। पेंग! ताइता का पैर उसके नीचे गिर गया, लेकिन वह तुरंत वापस उछल गया और गुर्राते हुए जियान चेन की ओर झपटा। जियान चेन और ताइता एक बार फिर आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए, लेकिन ताइता की ईश्वर प्रदत्त शक्ति और उसके भयानक रूप से मजबूत शरीर के कारण जियान चेन के पास उससे जीतने का कोई मौका नहीं था। चूंकि जियान चेन पहले ही 2 बार ऐसा अनुभव कर चुका था, उसने इस स्थिति से निपटने का एक उपाय सोचा। हालांकि यह कोई अच्छा उपाय नहीं था, लेकिन उसके पास ताइता से लड़ने का कोई और तरीका नहीं था।
जियान चेन ने ताइता से लड़ने के लिए उसकी फुर्ती का सहारा लेने का फैसला किया था। हालांकि ताइता का शरीर बेहद मजबूत था, फिर भी जियान चेन ताइता के शरीर के एक ही हिस्से पर वार कर रहा था ताकि ताइता को इतना दर्द हो कि वह अंततः मुंह बनाने पर मजबूर हो जाए। आगे की स्थिति अब एक तरफा होती जा रही थी। जियान चेन पिछले संसार में अर्जित अनुभव के बल पर लगातार ताइता को इतना पीट रहा था कि वह बस अपने सिर पर हाथ रखकर ही भाग सकता था। हालांकि ताइता को कभी कभी पलटवार करने के कुछ मौके मिल जाते थे, लेकिन वह जियान चेन को चोट नहीं पहुंचा पाता था। उसके वार जियान चेन के कपड़ों को छू भी नहीं पाते थे। इस प्रदर्शन को देखकर दर्शकों में मौजूद हर छात्र दंग रह गया। जियान चेन अपनी मार्शल आर्ट में चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, उसकी गति किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी, जिससे सभी छात्र बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मंच के ऊपर बायन ने जियान चेन को देखकर प्रशंसा से भरकर कहा, यह बच्चा वाकई अनोखा है, इसका युद्ध अनुभव समृद्ध है और इसकी गति भी बिल्कुल धीमी नहीं है। लगता है इस छात्र का नाम चांग्यांग जियान त्यान है, इसलिए इसके नाम से लगता है कि यह लो सिटी के चांग्यांग कबीले से है। लगता है मुझे बाद में प्रधानाध्यापक को इसकी रिपोर्ट जरूर देनी होगी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, ताइता आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गया। वह जोर से चिल्लाया, रुको रुको, मैं अब और नहीं लड़ सकता, मैं हार मानता हूँ। जियान चेन ने तुरंत अपना हमला रोक दिया और ताइता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब और क्यों नहीं लड़ रहे हो? ताइता ने दुखी चेहरे से उन लाल धब्बों को रगड़ा जहां जियान चेन ने बार बार मारा था और उदास होकर बोला, तुम इतनी तेज चलते हो कि मैं तुम्हें साफ देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम पर हमला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम पूरे समय बस मुझ पर चिल्लाते रहे। हंसते हुए जियान चेन ने पूछा, तो फिर आप नंबर 1 का स्थान छोड़ देंगे? हालांकि जियान चेन ने ताइता के खिलाफ लड़ते हुए खुद को नहीं रोका था, लेकिन उसकी त्वचा इतनी मोटी और शरीर इतना मजबूत था कि उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। ताइता ने सिर हिलाया और दबी हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए नंबर 1 स्थान मेरा नहीं है। दूसरा स्थान तो पहले से ही काफी अच्छा है, क्लास 2 मॉन्स्टर कोर भी अच्छी कीमत पर बिक सकता है। इसके बाद तीसरे स्थान के विजेता की घोषणा होते ही दोनों छात्र मंच से उतर गए, कादिलियांग और तियानम्यू शियोंग, जिन्होंने विजेता का फैसला करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कड़ी टक्कर दी थी। अंत में तियानम्यू शियोंग ने जीत हासिल की और तीसरा स्थान हासिल किया। शीर्ष 3 खिलाड़ियों का कोटा पूरा होने के बाद जियान चेन को मंच पर बुलाया गया। जैसे ही उप प्रधानाचार्य बायन उनकी ओर बढ़े, उन्होंने जियान चेन की ओर बड़ी प्रशंसा से देखा। तुरंत नजरें फेरकर उन्होंने दर्शकों में मौजूद हजारों छात्रों की ओर देखा और घोषणा की, प्रिय छात्रों, इस वर्ष की प्रथम वर्ष की प्रतियोगिता आखिरकार समाप्त हो गई है। मैं इस वर्ष के प्रथम वर्ष के शासक की घोषणा करता हूँ, छात्र चांग्यांग जियान त्यान, जो 8वीं संशक्ति परत के अभ्यासी हैं। उप प्रधानाध्यापक बायन ने दृढ़ स्वर में बात की, जिससे सभी ने तालियां बजाईं और जयकारे लगाए। लेकिन जब 9वीं सेंट फोर्सलेयर के कुछ छात्रों ने सुना कि नया फ्रेशमैन रूलर 8वीं सेंट फोर्सलेयर का छात्र है, तो उनमें से कई इसे स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि वे केवल अपनी नाराजगी ही व्यक्त कर पाए, लेकिन जियान चेन की ताकत ऐसी थी जिसे वे स्वीकार कर सकते थे। कुछ तो उसके लड़ने के तरीके से दंग भी हो गए थे, और उसकी गति ऐसी थी जिसे ज्यादातर लोग नकार नहीं सकते थे। इस साल के नए खिलाड़ी वाकई बहुत बेकार हैं। 9वीं सेंट फोर्स स्तर तक पहुंच चुके इतने सारे लोगों के सामने अंतिम फ्रेशमैन रूलर 8वीं सेंट फोर्स स्तर का एक युवा निकला। ये वाकई बहुत शर्मनाक है। ये सच है, आज के नए छात्र वाकई बहुत कमजोर थे। न सिर्फ फ्रेशमैन रूलर का खिताब 8वें सेंट फोर्सलेयर के एक व्यक्ति ने ले लिया, बल्कि मैंने सुना है कि दूसरे स्थान पर जो धूप से झुलसा हुआ युवा था, वह भी सिर्फ 8वें सेंट फोर्सलेयर का ही था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इन नए छात्रों ने 9वें सेंट फोर्सलेयर तक पहुंचने के लिए क्या अभ्यास किया था। जो 2 लोग बोल रहे थे वे अकादमी की वर्दी पहने हुए वरिष्ठ छात्र थे। उनकी आवाज उन लोगों के प्रति उपहासपूर्ण थी जो उन दोनों से हार गए थे। दोनों छात्रों की शिकायत सुनकर एक और सीनियर ने उन्हें जवाब दिया, तुम लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बात यह नहीं है कि 9वीं सेंट फोर्सलेयर में पहुंचने वाले नए छात्र कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि 8वीं सेंट फोर्सलेयर के छात्र उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उस धूप से झुलसे बच्चे में इतनी ताकत थी कि कोई भी डर जाए। मुझे मत बताना कि तुम लोगों ने नहीं देखा कि 9वीं सेंट फोर्सलेयर के छात्रों को कैसे आसानी से अखाड़े से बाहर कर दिया गया। अगर हम लड़ रहे होते तो मुझे यकीन है कि हम उन नए छात्रों से बेहतर स्थिति में नहीं होते। जहां तक उस पहले स्थान पर आए नए छात्र की बात है, तो उसकी ताकत और भी ज्यादा भयानक थी। क्या तुम लोगों ने यह भी नहीं देखा कि वह कितनी तेजी से घूम रहा था और हमला कर रहा था? अगर हम भी उसी स्थिति में होते तो हमें उसके हमलों से बचने में बहुत मुश्किल होती। उन 2 छात्रों के अलावा अकादमी के कई अन्य सीनियर भी आपस में मुकाबलों पर चर्चा कर रहे थे। वे इतने सालों से अकादमी में थे, लेकिन इस साल की प्रतियोगिता ने उन्हें अवाक कर दिया था। इस साल के नए बैच में कई छात्र 9वीं सेंट फोर्सलेयर तक पहुंचे थे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शीर्ष 2 छात्र 8वीं सेंट फोर्सलेयर के छात्र होंगे। इसके तुरंत बाद जियान चेन को इनाम में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर मिला। ये गहरे लाल रंग का था और उसके भाई द्वारा पहले दिए गए मॉन्स्टर कोर से भी बड़ा था। अपना हाथ ऊपर उठाकर जियान चेन साफ तौर पर कोर से निकल रही विशाल शक्ति को महसूस कर सकता था। कोर में मौजूद विशाल ऊर्जा और उसकी पिछली दुनिया की सच्ची क्यूई में बहुत कम अंतर था, लेकिन जहां तक जियान चेन का सवाल था, कोर से आने वाली ऊर्जा बेहद विशाल थी। राक्षस कोर के अलावा जियान चेन को एक पदक भी मिला था जो पूरी तरह से सोने से बना था और जिस पर एक सजावटी डिजाइन लिखा हुआ था। जियान चेन ने जो सुना था उसके अनुसार उसके जीते हुए पदक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पदक का क्या उपयोग है। लेकिन जब वह ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उप प्रधानाचार्य बायन ने उसे समझाया, ये पदक केवल हर नए छात्र प्रतियोगिता के प्रथम स्थान विजेता को ही दिया जा सकता है। जब तक आपके पास ये रहेगा, आपको हर महीने एक क्लास 1 मॉन्स्टर कोर दिया जाएगा। इसके अलावा ये पदक पहनने वाले को लाइब्रेरी की पहली 5 परतों तक पहुंचने की अनुमति देता है।
अध्याय 18 मॉन्स्टर कोर की खेती दर का समर्थन। हर महीने कक्षा 1 का मॉन्स्टर कोर दिया जाएगा, साथ ही लाइब्रेरी के पहले 5 स्तरों तक मुफ्त पहुंच भी मिलेगी। बायन की बात सुनकर जियान चेन का दिल खुशी से फूल उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि छात्रों को हर महीने एक मॉन्स्टर कोर भी न मिले? और किसने सोचा होगा कि लाइब्रेरी पर कोई पाबंदी होगी? पदक प्राप्त करते ही जियान चेन ने अपने भाई चांगयांधू से बाद में इस बारे में पूछने की योजना बना ली थी। वह इस अकादमी में 3-4 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन उनमें से 3 दिन तो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में ही बीत गए थे। पहले दिन भी उसके पास मुश्किल से आधा दिन ही था, इसलिए अकादमी के बारे में और जानने के लिए उसके पास बहुत कम समय था। जियान चेन के अखाड़े से बाहर निकलने के बाद ताइता और तियान यूशियोंग दोनों अपने अपने पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़े। समापन समारोह के बाद छात्रों की भीड़ पहले ही तितर-बितर होने लगी थी। चौथे भाई, तुम वाकई कमाल हो। तुमने प्रतियोगिता में वाकई पहला स्थान हासिल किया है। जब मेरे पिता को ये बात पता चलेगी तो वे जरूर बहुत खुश होंगे। दोनों अपने छात्रावास की ओर चल पड़े। चांगयांधू जियान चेन के साथ खुशी खुशी बातें करता रहा। जैसे जैसे दोनों बात करते रहे, जियान चेन हंसने लगा, क्योंकि वह अपनी माँ से मिली गर्मजोशी को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर माँ को इस बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी, जियान चेन ने मन ही मन सोचा। पलक झपकते ही चांगयांधू और जियान चेन छात्रावास पहुंच गए और जियान चेन के कमरे में दाखिल हुए। चांगयांधू ने अधीरता से जियान चेन से पूछा, चौथे भाई, जल्दी करो और मुझे क्लास 3 मॉन्स्टर कोर दिखाओ। चांगयांधू के अभी भी उत्साहित भाव को देखते हुए जियान चेन हंसा और अपने अंतरिक्ष बैग से राक्षस कोर को बाहर निकाला और उसे चांगयांधू को सौंप दिया। चांगयांधू ने कोर को अपने हाथ में लिया और उसे बार बार ऐसे घुमाया मानो वह कोई अनमोल चीज हो। उसने प्रशंसा में जीभ चटकाई, चौथे भाई, तुम वाकई कमाल के हो। अकादमी में दाखिल होते ही तुम्हें क्लास 3 मॉन्स्टर कोर मिल गया। तुम्हारा बड़ा भाई इस अकादमी में 2 साल से ज्यादा समय से है और मुझे अब तक ज्यादा से ज्यादा क्लास 2 मॉन्स्टर कोर ही मिला है। और मुझे इसके लिए पैसे भी देने पड़े। ये सुनकर जियान चेन केवल हंसी। बड़े भाई, मैंने सुना है कि आप 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुके हैं और जल्द ही संत स्तर तक पहुंच जाएंगे। आपको ये कक्षा 3 का राक्षस कोर ले लेना चाहिए। जियान चेन राक्षस कोर को कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मानता था, और हालांकि कक्षा 3 का राक्षस कोर साधना की दर बढ़ा देता, जियान चेन को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। चांगयांधू जियान चेन की बातें सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसने जल्दी से होश संभाला और क्लास 3 मॉन्स्टर कोर वापस जियान चेन के हाथों में रख दिया और कहा, ऐसा नहीं चलेगा। ये क्लास 3 मॉन्स्टर कोर चौथे भाई को बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद मिला था। तुम्हारा बड़ा भाई ऐसी चीज कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नए लौटे क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को देखकर जियान चेन मुस्कुराया। उसने अपने बड़े भाई के उस समय के कार्यों की सचमुच प्रशंसा की। कम से कम उसे इस बात की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी कि चांगयांधू तीसरे भाई चांगयांके की तरह उसके लिए बाधा बन जाएगा। एक बार फिर जियान चेन ने क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को चांगयांधू के हाथों में रख दिया। बड़े भाई, ये क्लास 3 मॉन्स्टर कोर आपके साथ सबसे अच्छा रहेगा। इस बार जियान चेन वास्तव में चाहता था कि चांगयांधू मॉन्स्टर कोर को स्वीकार कर ले। बिल्कुल नहीं, चांगयांधू का इनकार बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता और स्पष्टता से निकला। उसने राक्षस कोर वापस जियान चेन को सौंप दिया और कहा, चौथे भाई, इस राक्षस कोर का इस्तेमाल तुम्हें करना चाहिए। यह नए शासक होने का तुम्हारा इनाम है। ये वस्तु निश्चित रूप से ऐसी नहीं है जो तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे चाहेगा। ये देखते हुए कि उसका भाई चांगयांधू कितना दृढ़ था, जियान चेन असहाय होकर केवल क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को वापस ले सकता था। उसके बाद जियान चेन ने अपने बड़े भाई से अकादमी के मामलों के बारे में कुछ सवाल पूछने शुरू किए। चांगयांधू को अकादमी के हर उस नियम को ध्यान से समझाने में 3 घंटे लग गए जो जियान चेन को समझ नहीं आ रहा था, जिससे जियान चेन की अकादमी से गहरी परिचितता बढ़ गई। सबसे पहले कारगात अकादमी के प्रधानाध्यापक, जो कुलीन पृष्ठभूमि से बाहर के छात्रों को तरजीह देते थे। अगर उन्हें कोई कुलीन किसी आम आदमी को धमकाता हुआ मिल जाता तो वह छात्र सजा से बच नहीं पाता। कुलीनों के बीच होने वाली लड़ाइयों के बारे में वह आंखें मूंद लेते थे जब तक कि वह कोई बड़ी बात न बन जाए। इसके अलावा उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा कारगत अकादमी में स्नातक होने के लिए महान संत का स्तर प्राप्त करना आवश्यक था। स्नातक होने वालों के पास अकादमी में बने रहने का विकल्प होता था, या कारगत अकादमी की सिफारिश से वे किसी राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर उसकी सेना में शामिल हो सकते थे। जिनमें अपार क्षमता होती थी वे अकादमी की सिफारिश से उच्च वेतन प्राप्त कर सकते थे। अकादमी में संत स्तर से नीचे के छात्रों को अपनी साधना में सहायता के लिए हर महीने एक श्रेणी एक राक्षस कोर प्राप्त करने का अवसर मिलता था। जो छात्र संत स्तर पर थे और जिन्होंने एक संत अस्त्र संघनित किया था, वे हर महीने एक श्रेणी 2 राक्षस कोर अर्जित कर सकते थे। इसके अलावा ये छात्र अपने कोर के लिए जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए कारगात अकादमी से 20 मील दूर जंगल में भी जा सकते थे। हालांकि जंगल बड़ा नहीं था, फिर भी ये लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। जंगल के अंदर सभी जादुई जानवरों को अकादमी द्वारा मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उनमें से अधिकांश सामान्यतः निम्न स्तर के जादुई जानवर थे। उनकी आक्रमण क्षमता जानवरों में सबसे कम थी और उन्हें गंभीर चोट लगने की संभावना नहीं थी। कारगात अकादमी ने इन निम्न स्तरीय जादुई जानवरों को छात्रों के लिए वास्तविक युद्ध स्थितियों में अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और साथ ही इन जादुई जानवरों को जंगल के अनुकूल होने में सक्षम बनाने के लिए पाला था। जंगल का सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर कक्षा 2 के जानवर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, जबकि कई जानवर तो सामान्य जंगली जानवर ही थे जो कक्षा 1 के जादुई जानवर के बराबर भी नहीं थे। हालांकि अगर कक्षा 2 का कोई जादुई जानवर प्रकट होता तो अकादमी छात्रों को चोट लगने से बचाने के लिए राक्षस की देखभाल के लिए कुछ विशेषज्ञों को भेजती। जंगल 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग जंगली जानवरों से भरा था जो प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए थे। दूसरा भाग प्रथम श्रेणी के जादुई जानवरों से भरा था।
अंतिम भाग द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों से भरा था। प्रधानाध्यापक की पिछली पीढ़ियों ने तीनों क्षेत्रों को सफलतापूर्वक सील कर दिया था और बाकी क्षेत्रों से अलग कर दिया था, इसलिए किसी को भी जंगल से राक्षसों के भागने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अकादमी में एक पुस्तकालय भी था जो 7 स्तरों में विभाजित था। पुस्तकालय के अंदर ढेर सारी किताबें थीं जिनमें प्रचुर जानकारी थी। महाद्वीप के इतिहास से जुड़ी किताबों के अलावा अभ्यासियों के लिए कई गुप्त प्रशिक्षण नियमावली भी थीं। जो छात्र अभी तक संत स्तर तक नहीं पहुंचे थे वे पुस्तकालय के केवल पहले 2 स्तरों तक ही पहुंच पाते थे। जैसे ही कोई छात्र संत स्तर तक पहुंचता है और अपनी संत शक्ति को संत अस्त्र में संघनित कर लेता है, वह तीसरे और चौथे स्तर में प्रवेश कर सकता था। चौथे से ऊपर के किसी भी स्तर पर केवल शिक्षक या महान संत स्तर के छात्र ही प्रवेश कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तक चांगयांग ने जियान चेन को स्कूल के बारे में जानकारी देना समाप्त किया तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए चांगयांग जल्दी से जियान चेन के छात्रावास से बाहर निकला और अपने छात्रावास की ओर दौड़ा। इस बीच कारगात अकादमी के केंद्र में स्थित एक मीनार के शीर्ष पर उप प्रधानाध्यापक बायन आदरपूर्वक एक कार्यालय डेस्क के सामने खड़े थे। उनके सामने वास्तव में वही प्रधानाध्यापक थे जिनसे जियान चेन पहले मिल चुके थे। कारगात अकादमी के प्रधानाध्यापक ने हाथ बढ़ाकर अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उप प्रधानाध्यापक की ओर उदासीनता से देखते हुए उन्होंने कहा, बायन, क्या आपने बताया था कि प्रतियोगिता जीतने वाले नए छात्र का नाम चांगयांग जियांग तियान था? प्रधानाध्यापक के स्वर में आश्चर्य की झलक थी। बायन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ हेडमास्टर, मुझे पता चला है कि चांगयांग जियांग तियान काफ़ी उल्लेखनीय है। वह संत बल के केवल 8वें स्तर पर है, लेकिन 9वें स्तर के नए खिलाड़ियों को पहले ही हरा सकता है। उसके हमले न केवल आक्रामक हैं बल्कि काफ़ी चुस्त और फुर्तीले भी हैं। ऐसा भी लगता है कि उसके पास युद्ध का काफ़ी अनुभव है जो उसकी अपेक्षित शक्ति से मेल नहीं खाता। यहाँ तक कि दिव्य शक्ति वाले शरीर वाले टाइता भी जियान चेन से आसानी से हार गए, पलटवार करने में भी असमर्थ। ये सुनकर हेडमास्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बायन, क्या तुम सच में कह रही हो? क्या चांगयांग जियांग तियान वाकई इतना अद्भुत है? हेडमास्टर, मैंने जो कुछ कहा वह सब सच है, बायन ने दृढ़ स्वर में कहा। हेडमास्टर धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और बुदबुदाए, लगता है ये बच्चा चांगयांग जियांग तियान चांग बाई के कहे से भी बड़ा प्रतिभाशाली है। उसने किसी भी तरह के राक्षसी कोर या दिव्य खजाने का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी 15 साल की उम्र में ही संत शक्ति की 8वीं परत तक पहुंचने में सक्षम था। ये कितनी आश्चर्यजनक उपलब्धि है। ये सोचना भी अकल्पनीय है कि उसके पास युद्ध का इतना अनुभव भी है। हेडमास्टर की आवाज़ में भी आश्चर्य की झलक थी। हेडमास्टर को मन ही मन बुदबुदाते हुए सुनकर बायन के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। 15 साल की उम्र तक 8वीं परत तक पहुंचने के लिए उसने किसी भी स्वर्गीय खजाने या राक्षसी कोर का इस्तेमाल नहीं किया था। ये गेसुन साम्राज्य में एक प्रकार की प्रतिभा थी जिसे केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही मान सकता था। हेडमास्टर, ऐसा लगता है कि इस चांगयांग जियांग तियान का भविष्य असीमित है। बायन ने आह भरी। प्रधानाध्यापक ने सिर हिलाया और कहा, जब तक वह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा तब तक आज उसने जो कौशल दिखाया है वह निश्चित रूप से किसी बड़ी उपलब्धि में विकसित होगा। ऐसा लगता है कि हमारी कारगात अकादमी आखिरकार एक मजबूत खिलाड़ी का दावा कर पाएगी, बशर्ते वह महानता की राह पर चलते चलते दम न तोड़ दे। जब तक वह सचमुच तियान युआन महाद्वीप का एक मजबूत व्यक्ति बनकर उभरता है तब तक न सिर्फ हमारी कारगात अकादमी प्रसिद्ध हो जाएगी बल्कि महाद्वीप में हमारे गेसुन साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अभी हमारे आसपास के राज्य और भी ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। इन 10 सालों के बाद अगर हमारे गेसुन साम्राज्य में कोई मजबूत व्यक्ति नहीं रहा तो मुझे डर है कि देर सवेर हमारे आसपास का कोई राज्य हमला कर देगा। ये सुनकर बायन का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। गेसुन राज्य न तो कोई बड़ा राज्य था और न ही कोई छोटा राज्य, लेकिन उसकी उपजाऊ जमीनें ऐसी थीं जिनसे आसपास के कई राज्य ईर्ष्या करते थे। अगर गेसुन राज्य के 6 विशेषज्ञ न होते तो आसपास के राज्य कब के उन पर हमला कर चुके होते। बायन ने कुछ देर सोचा, फिर ध्यान से पूछा, हेडमास्टर, क्या हमें चांगयांग जियांग तियान को कक्षा 1 और 2 के मॉन्स्टर कोर मुफ्त में देने पर विचार करना चाहिए? इस तरह हम उसके साथ अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। प्रधानाध्यापक ने उप प्रधानाचार्य के प्रस्ताव पर कुछ देर विचार किया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, यह संभव नहीं होगा। हालांकि मॉन्स्टर कोर का उपयोग साधना दर बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके दुरुपयोग के दुष्प्रभाव भी हैं। चांगयांग जियांग तियान अभी बहुत छोटा है, हम उसे मॉन्स्टर कोर के उपयोग की लत नहीं लगने दे सकते। अन्यथा जब वह आगे के स्तरों पर पहुंचेगा तो उसकी नींव बहुत कमजोर होगी, जो उसकी भविष्य की प्रगति में बाधा बनेगी। इस उम्र में उसे चुपचाप आत्मा अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे नींव मजबूत होगी और सफलता प्राप्त करने में उसकी सफलता की संभावना बढ़ेगी। हाँ हेडमास्टर, बायन समझ गई है कि अब क्या करना है। बायन की हिम्मत नहीं हुई कि हेडमास्टर के खिलाफ कुछ करे। इसके अलावा हेडमास्टर ने जो कहा था उसमें भी बहुत दम था। हेडमास्टर, आप टाइटा को कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? बायन ने पूछा। कल सुबह टाइटा को मेरे पास ले आना। अगर वह तैयार हो तो मैं उसे अपना निजी शिष्य बना लूंगा। प्रधानाध्यापक ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया। हाँ प्रधानाध्यापक। चांगयांग के कमरे से बाहर जाने के बाद जियान चेन अपने बिस्तर पर बैठ गया और कुछ देर तक नई जानकारी पर विचार करता रहा। फिर उसने अपनी टांगें क्रॉस करके रखीं और क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को हाथ में लेकर क्लास 3 मॉन्स्टर कोर से ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करना शुरू कर दिया। राक्षस के भीतर एक जादुई जानवर की आत्मा थी। भीतर की ऊर्जा न केवल शुद्ध थी बल्कि काफी प्रबल भी थी। चांगयांग ने जो कहा था उसके अनुसार जैसे ही जियान चेन राक्षस के भीतरी भाग को अवशोषित करना शुरू करता, उसे भीतरी भाग से शुद्ध और प्रबल ऊर्जा की एक लंबी धारा बहती हुई महसूस होती। यह उसकी बांह से होकर ऊपर की ओर बहती और धीरे धीरे उसके शरीर में समा जाती। जियान चेन ने राक्षस के केंद्र से निरंतर बहिर्वाह को नियंत्रित करके ऊर्जा को अपने शरीर में निर्देशित किया।
अपने शरीर में ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करते हुए उसने धीरे धीरे उस ऊर्जा को संत शक्ति में परिवर्तित किया और फिर उसे अपने डेंटियन में अवशोषित कर लिया। साधना के लिए राक्षस कोर का उपयोग करने से वास्तव में साधना दर कई गुना बढ़ गई। सामान्य साधना पद्धति के कारण व्यक्ति को विश्वसार को धीरे धीरे अवशोषित करना पड़ता था, उसके बाद अंततः अपनी ऊर्जा में परिवर्तित होना पड़ता था, लेकिन इसकी तुलना राक्षस कोर की गति से नहीं की जा सकती थी। प्राकृतिक क्यूई की तुलना राक्षस कोर की शुद्ध आत्मिक ऊर्जा से नहीं की जा सकती थी। आखिरकार राक्षस कोर की आत्मा ही पशु का सबसे शुद्ध अंग होती है। राक्षस कोर की ऊर्जा का उपयोग करने से साधना की गति 10 गुना बढ़ जाती थी। इसी कारण राक्षस कोर बेहद महंगे थे, भले ही वह केवल प्रथम श्रेणी का राक्षस कोर ही क्यों न हो। आकाश और धरती के बीच धीरे धीरे प्रकाश की कई किरणें प्रकट हुईं। चमकीला लाल सूरज आखिरकार आकाश में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और अपनी कोमल और गर्म किरणें बिखेर रहा था। हजारों प्रकाश किरणों वाली सुनहरी धूप धरती को ऐसे रोशन कर रही थी मानो पूरी धरती सुनहरे कालीन में रंग गई हो। उसी समय बिस्तर पर पालती मारकर बैठे जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में खुशी के भाव थे और उसके मुंह के कोनों पर भी मुस्कान की झलक थी। पिछली रात की साधना के बाद जियान चेन को कई लाभ प्राप्त हुए थे, जो कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बराबर थे। जादुई पत्थर की शक्ति को अवशोषित करके जियान चेन की साधना गति वास्तव में 10 गुना बढ़ गई थी। अभी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर संत शक्ति 1 टन बढ़ गई थी। उसकी गणना के आधार पर वह 9वीं संत शक्ति परत तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। उसकी वर्तमान गति के अनुसार 9वीं संत शक्ति परत तक पहुंचने में उसे ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताहांत का समय ही लगेगा। बेशक ये सिर्फ जियान चेन का अनुमान था, सटीक मानों का परीक्षण किया जाना था। यदि ये तथ्य कि जियान चेन ने जादुई पत्थर के भीतर से जितनी शक्ति अवशोषित की थी वह सामान्य रूप से साधना से प्राप्त की जाने वाली शक्ति की मात्रा से 10 गुना अधिक थी, दूसरों को पता चलता तो वे निश्चित रूप से सदमे से हतप्रभ रह जाते। यद्यपि जादुई पत्थर साधना की दर को तेजी से बढ़ा सकता था, फिर भी यह सामान्य परिस्थितियों में 10 गुना अधिक की भयावह गति प्राप्त करने से कोसों दूर था। जादुई पत्थर का उपयोग करके साधना करने वाला औसत व्यक्ति सामान्यतः साधना दर को केवल 2 या 3 गुना ही बढ़ा पाता। यदि वह व्यक्ति थोड़ा अधिक शक्तिशाली भी होता तो भी उसकी साधना दर केवल 6 या 7 गुना ही बढ़ पाती। ये देखते हुए कि जियान चेन की शक्ति संत स्तर की भी नहीं थी, ये तथ्य कि वह अपनी साधना दर को 10 गुना बढ़ा सकता था निश्चित रूप से एक अत्यंत भयावह गति थी। अपने हाथों में जादुई पत्थर को देखकर, हालांकि पत्थर का रंग बिल्कुल नहीं बदला था, जियान चेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जादुई पत्थर पूरे समय उसके हाथ में पकड़े रहने के बाद एक चक्र से सिकुड़ गया था। छात्रावास से निकलकर जियान चेन सीधे डाइनिंग हॉल में पहुंचा। आज सुबह डाइनिंग हॉल का नाश्ता थोड़ा ज्यादा था। जादुई जानवर के दूध के गिलास के अलावा जादुई जानवर का मांस भी था। जियान चेन ने चांगयान परिवार में काफी जादुई जानवर का मांस खाया था और उसका स्वाद काफी लजीज था। अपनी पिछली दुनिया में जियान चेन ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। पब फ्यूचर एड्स अध्याय 19 असुविधा। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। हालांकि ये 3 दिन ज्यादा लंबे नहीं थे, फिर भी इसने जियान चेन को कारगात अकादमी की जीवन शैली और माहौल के और भी करीब आने का मौका दिया। इन 3 दिनों में पहले दिन कक्षाओं में भाग लेने के अलावा जियान चेन ने बाकी 2 दिन या तो अपने कमरे में साधना करते हुए या फिर पुस्तकालय में घूमते हुए बिताए। चूंकि अकादमी के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम इस बात पर केंद्रित था कि किसी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसी खतरनाक स्थिति में क्या करना चाहिए और शहरों से बाहर के इलाकों में जीवित रहने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होगी, इसलिए जियान चेन को लगा कि ये बातें सीखने लायक भी नहीं हैं। वह अपने पिछले जन्म में एक घुमक्कड़ था। अपने अनुभव से वह उन शिक्षकों को सिखा सकता था कि कक्षा को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। अपने युद्ध अनुभव और दुनिया में कहीं भी रहने की क्षमता के साथ वह शिक्षकों और छात्रों दोनों को अकेले ही पढ़ा सकते थे। क्योंकि शिक्षकों का युद्ध अनुभव बहुत व्यापक नहीं था, इसलिए उसकी तुलना जियान चेन से भी नहीं की जा सकती थी। अगली सुबह जियान चेन ने अकादमी की वर्दी पहनी और डाइनिंग हॉल में खाना खाने के बाद सीधे लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। अकादमी अपनी कक्षाओं के प्रति बहुत ढीली थी। अगर कोई आना चाहता था तो आ सकता था, अगर कोई नहीं आना चाहता था तो भी कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार ज्यादातर रईसों और अमीर परिवारों के बच्चों को बचपन से ही ट्यूशन दी जाती थी, इसलिए उनके पास ज्ञान तो था जो कुछ शिक्षकों को टक्कर दे सकता था, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी थी। इसलिए कक्षाएं ज्यादातर आम लोगों के लिए ही सीखने के लिए होती थीं। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई रईस किसी कक्षा में आता, और अगर आता भी तो वह कोई मामूली रईस होता था। पुस्तकालय के प्रथम तल पर पहुंचकर जियान चेन ने कुछ पुस्तकें लीं और पढ़ने के क्षेत्र में एक मेज पर बैठकर उत्सुकता से उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। कारगात अकादमी का पुस्तकालय विशाल था और लगभग हर विषय पर प्रचुर मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध थीं। ये चांगयान हवेली के पुस्तकालय से कहीं बेहतर था और जियान चेन को वहां कई ऐसी पुस्तकें मिल जाती थीं जो घर पर नहीं मिलती थी, जिससे उसे दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। इस समय जियान चेन के हाथ में जो किताब थी वह तियान युआन महाद्वीप में पाए जाने वाले सभी जादुई जानवरों की एक परिचयात्मक किताब थी। जादुई जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियां थीं। जानवर चाहे चल सकता था या उड़ सकता था, उनकी प्रजातियों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। किताब में ये भी लिखा था कि अभी भी कई जादुई जानवर अनदेखे रह गए हैं और जो जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की गहरी खाई में नहीं रहते थे, वे अनंत महासागर में रहते थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां सबसे ताकतवर लोगों के लिए भी यात्रा करना मुश्किल था। जियान चेन पढ़ाई में मग्न था, तभी एक 16-17 साल की छात्रा अचानक दरवाजे से अंदर आई। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसने अकादमी की वर्दी भी पहनी हुई थी। उसके लंबे और खूबसूरत बाल बड़ी सावधानी से छोटी छोटी चोटियों में बंधे थे, जिससे उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर एक बेहद घमंडी भाव था। उसे देखते ही पता चल जाता था कि वह किसी कुलीन परिवार से है। यह महिला वास्तव में काडी कबीले की काडी कियुलियू थी।
कादी क्यूलियू लाइब्रेरी में दाखिल हुई और किताबों की अलमारी की तरफ बढ़ी, फिर हाथ में किताब लिए पढ़ने वाले हिस्से में आराम से चली गई। उसने वहां पर रहे दूसरे छात्रों पर नजर डाली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेज़ों वाले हिस्से पर गई, उसने जियान चेन की पीठ देखी, जिससे वह तुरंत वहीं रुक गई और हैरानी से वहीं खड़ी हो गई। कादी क्यूलियू ने जियान चेन की पीठ पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी आंखों की चमक भावनाओं से झिलमिला रही थी। बस ये सोचकर कि कैसे कुछ दिन पहले उसे पैर से पकड़कर उसकी परवाह किए बिना अखाड़े से बेपरवाही से बाहर फेंक दिया गया था, उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसके लिए वह घटना एक अविस्मरणीय अपमान थी। याद आते ही उसका चेहरा गुस्से से उबल पड़ा और फिर वह खर्राटे लेने लगी। अब किताब पढ़ने का मन नहीं था, उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और दांत पीसते हुए पुस्तकालय से बाहर निकल गई। चांगयांग जियांग तियान, मैं तुम्हें एक दिन जरूर दिखाऊंगी। लेकिन जियान चेन ने कादी क्यूलियू पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह पूरी तरह से उस किताब पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जिसे वह पढ़ रहा था। पुस्तकालय में कोई भी उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए जियान चेन ने वहां अपनी सुरक्षा बनाए रखने की जहमत नहीं उठाई। कादी क्यूली के पुस्तकालय से बाहर निकलने के बाद उसे तुरंत उसका दूसरा भाई कादी लियांग मिला, जो जंगल में अकेले अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। कादी क्यूली को आगे बढ़ता देख कादी लियांग ने अपनी हरकतें रोक दी और हंसते हुए बोला, तीसरी बहन, तुमने कहा था न कि तुम लाइब्रेरी जा रही हो, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? वह दिल ही दिल में अब भी अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। कादी क्यूली ने मुंह बनाते हुए उसके पास जाकर कहा, दूसरे भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चांगयांग जियांग तियान को सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे? चांगयांग जियांग तियान की बात सुनते ही कादी लियांग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक उदास भाव आ गया। वह पिछले कुछ दिनों से नए छात्रों की प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा था, और चूंकि उसे 8वीं सेंट फोसले के एक छात्र ने इतनी बुरी तरह हराया था, इसलिए कादी लियांग उस याद को कभी नहीं भूल पाएगा। वह लात ही उसके अपमान की एकमात्र याद थी। कादी क्यूली गुस्से में बोली, दूसरा भाई, चांगयांग जियांग तियान आज पुस्तकालय में था, हमें वहां जाना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस बार हम जरूर जीतेंगे, मेरे साथ आओ तीसरी बहन। कादी लियांग दृढ़ निश्चय के साथ पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। वह जियान चेन से हार मानने वाला नहीं था, उसने पिछले दिन अपनी हार का दोष अपनी लापरवाही को दिया था। वह जियान चेन से इसलिए हार गया था क्योंकि उसने खुद को रोक लिया था। इस बार महान और शक्तिशाली कादी लियांग हार स्वीकार नहीं करने वाला था। कादी क्यूली ने उत्साह दिखाना शुरू कर दिया। इस बार दूसरा भाई जरूर उस बदचलन चांगयांग जियांग तियान को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा, उसने कहा और उसके पीछे लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। हालांकि वे दोनों संत शक्ति के 9वें स्तर पर थे, फिर भी वह जानती थी कि वह अपने बड़े भाई के सामने कुछ भी नहीं है, और अगर कादी लियांग चांगयांग जियांग तियान से हार गया तो उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं होगा। पुस्तकालय में जियान चेन अभी भी अपनी पुस्तक में पूरी तरह तल्लीन था। नमस्ते, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तभी जियान चेन की तरफ से एक तीखी आवाज़ आए। हालांकि वह अपनी किताब में पूरी तरह डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत मजबूत थी और उसे वापस होश में ला दिया। जियान चेन ने अचानक अपना सिर घुमाकर देखा कि एक 17-18 साल की लड़की उसके ठीक बगल में खड़ी है। उसने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल कंधों तक लहरा रहे थे। उसकी मुस्कान सुडौल लेकिन दयालु थी और उसकी आंखें जियान चेन को उत्सुकता से देख रही थीं। उसके चेहरे जैसे लाल होंठों के साथ लोग उसके करीब आने के लिए मानो एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे। हालांकि वह सिर्फ 17-18 साल की थी, उसका शरीर इतना नाजुक और सुडौल था कि अकादमी की वर्दी उसे और भी निखार रही थी। उस समय वह लड़की अपने पास एक मोटी किताब पकड़े हुए थी। जियान चेन ने कमरे में चारों ओर देखने के लिए पीछे मुड़ने से पहले लापरवाही से उसकी ओर देखा। उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि सभी टेबल इतनी भरी हुई थी कि बैठने के लिए एक भी जगह नहीं बची थी। सुंदर महिला की ओर देखते हुए जियान चेन ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। अपनी आंखें वापस अपनी किताब पर रखते हुए उसने उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई, भले ही वह इतनी सुंदर थी। लड़की ने तल्लीन जियान चेन को अजीब नजरों से देखा। बैठते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में कोमलता थी, जो भी उसकी बातें सुनता उसे सुकून मिलता। जियान चेन ने उसकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि वह अपनी किताब दोबारा पढ़ने में इतना मग्न था कि उसकी आंखों में बस किताब ही दिखाई दे रही थी। लड़की ने फिर से जियान चेन की तरफ उत्सुकता से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली और अपनी किताब लेकर बैठ गई। वह अपनी किताब को धीरे धीरे पलटते हुए बहुत ही सुंदर लग रही थी। हालांकि यह एक बहुत ही साधारण काम था। ये सुंदरता एक रईस की जन्मजात प्रतिभा थी और उस पर खूब जचती थी। लाइब्रेरी में बहुत शांति थी। हालांकि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, फिर भी कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि सब अपनी अपनी किताबों पर ध्यान लगाए हुए थे। उसी समय एक पुरुष और एक महिला छात्र पुस्तकालय के द्वार से अंदर आए। वे भाई बहन कादी लियांग और कादी क्यूली थे। दूसरे भाई, देखो वह वहीं है। कादी क्यूली ने जियान चेन की ओर इशारा किया। कादी लियांग ने उस ओर देखा जहां कादी क्यूली इशारा कर रहा था, और उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। उसने तिरस्कार से देखा और वह सिर ऊंचा करके घमंडी चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ा। सिर ऊंचा और सीना तानकर वह जियान चेन की ओर चल पड़ा और कादी क्यूली उसके पीछे पीछे चल रहा था। पेंग, जिस क्षण कादी लियांग उस मेज के पास पहुंचा जहां जियान चेन बैठा था, उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे पहले से शांत कमरे में एक बड़ी आवाज गूंज उठी। अचानक हुए शोर ने सभी पढ़ने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा और एक एक करके उनकी निगाहें किताबों से हटकर जियान चेन की मेज पर टिक गईं। कुछ लोगों के भौहें सिकुड़ने के अलावा ज्यादातर लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। जियान चेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने सीधे कादी लियांग की ओर देखा और भारी गुस्से से बोला, तुम क्या कर रहे हो? इस वक्त जियान चेन के सामने बैठी लड़की की भी भौहें तन गई थीं और वह झुंझलाहट से कादी लियांग को देख रही थी। उसके चेहरे पर भी गुस्से के भाव थे।
कान के पास अचानक आई तेज आवाज ने उसे डरा दिया था, जबकि वह शांति से अपनी किताब पढ़ने में मग्न थी। कादी लियांग ने जियान चेन को तिरस्कार से देखा और घमंड से कहा, चांग्यांग जियांग तियान, मैं कादी लियांग औपचारिक रूप से एक द्वंद्व युद्ध का अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या तुम स्वीकार करने का साहस कर सकते हो? कादी लियांग की आवाज़ लाइब्रेरी की पूरी पहली मंजिल पर गूंज उठी, मानो उसे डर हो कि कोई उसे सुन ना पाए। द्वंद्व। जियान चेन के चेहरे पर तिरस्कार के भाव उभर आए और उसने हल्के से खर्राटे लेते हुए कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कृपया तुरंत इस जगह से चले जाएं। मेरे पढ़ने में खलल न डालें, मैं आप पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। यह एहसास होते ही कि जियान चेन उसे अपने बराबर का नहीं समझ रहा, कादी लियांग की आंखें गुस्से से चमक उठीं। जियान चेन को घूरते हुए उसने दांत पीस लिए और जोर से बोला, तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? अध्याय 20 चुनौती। जियान चेन कादी लियांग के अहंकार से क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। अपना सिर ऊपर उठाकर उसे तिरस्कार से देखते हुए जियान चेन बोला, तुम मुझसे पहले भी हार चुके हो, तुम्हें मुझसे चुनौती मांगने का क्या अधिकार है? अब भी जियान चेन के स्वर में अहंकार की झलक थी जो उसने अपनी पिछली दुनिया से प्राप्त की थी। यह एक आदतन रवैया था जो किसी तरह संयोगवश सामने आ गया था। जियान चेन की बातें सुनकर कादी लियांग का सुंदर चेहरा मानो सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था, लेकिन उसने पुस्तकालय के शांतिप्रिय नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की, वरना वह बहुत पहले ही जियान चेन पर हमला कर चुका होता। कादी क्यूली, जो अपने भाई के पास खड़ी थी, भी गुस्से से भर गई। जियान चेन को घूरते हुए उसने ताना मारना शुरू कर दिया, तुम मेरे भाई की द्वंद्व युद्ध की चुनौती भी स्वीकार नहीं करोगे? तुम किस तरह के आदमी हो? कादी क्यूली की बात सुनकर कादी लियांग की आंखें चमक उठीं और उन्हें फिर से ऊर्जा मिली। ये सही है, द्वंद्व युद्ध स्वीकार न करना, यही तो कायरता है। चांग्यांग जियांग तियान, मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम मानती हो कि तुम कायर हो तो मत आना। तीसरी बहन, चलो मैदान में चलते हैं। इसके बाद कादी लियांग ने लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए मुड़ने से पहले जियान चेन को घूरा। चांग्यांग जियांग तियान, बेहतर होगा कि तुम आ जाओ, अगर तुम नहीं आए तो तुम कायर हो। कादी क्यूली अपने भाई के पीछे चलते हुए चिल्लाए। चांग्यांग जियांग तियान, क्या ये प्रतियोगिता से नया फ्रेशमैन शासक नहीं है? सही लगता है, मैंने सुना है कि चांग्यांग जियांग तियान 8वें सेंट फोर्स स्तर पर है, लेकिन उसने कई छात्रों को हरा दिया जो एक स्तर ऊपर थे, कितना आश्चर्यजनक है। कादी क्यूली के जाने के बाद पूरी लाइब्रेरी में टिप्पणियों का शोर मच गया। हर कोई नए शासक चांग्यांग जियांग तियान के बारे में टिप्पणी करने लगा। जियान चेन के बगल में बैठी लड़की भी उसे देखकर थोड़ा हैरान थी। इस घटनाक्रम से उसकी आंखें तेजी से झपक रही थीं और यह साफ दिख रहा था कि उसने जियान चेन के फ्रेशमैन रूलर बनने की उम्मीद नहीं की थी। जियान चेन ने धीरे से किताब को अपने हाथ में बंद कर लिया। उसका चेहरा देखने में भद्दा लग रहा था। कादी कबीले के 2 भाई बहनों ने उसे परेशान किया, तो अब उसका पढ़ने का मन नहीं था। इसके अलावा चुनौती मिलने के बाद जियान चेन के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना पूरी अकादमी उसे नीची नज़रों से देखती। हालांकि जियान चेन को अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी, फिर भी वह चांग्यांग कबीले के प्रतीकों में से एक था। चूंकि उसका बड़ा भाई आसपास नहीं था, इसलिए चांग्यांग कबीले को कलंकित होने से बचाने के लिए उसे खुद ही चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। साथ ही जियान चेन नहीं चाहता था कि चांग्यांग हू का ऐसे काया भाई होने के कारण उपहास किया जाए। धीरे से अपनी कुर्सी से उठे और अपने पास रखी कुछ किताबें उठाकर किताबों की अलमारी में रख दीं। किताबें व्यवस्थित रूप से रखने के बाद जियान चेन पुस्तकालय से बाहर जाने लगा। उस समय पूरी पुस्तकालय जियान चेन की हरकतों पर नजर रखे हुए थी। अरे चांग्यांग जियांग तियान! जैसे ही जियान चेन पुस्तकालय के द्वार पर पहुंचा, उसके बगल में बैठी महिला ने उसे पुकारा। आश्चर्य से पीछे मुड़कर जियान चेन ने सुंदर लड़की को एक समान नज़र से देखा। हाँ, उसकी आवाज़ में समान स्वर सुनकर लड़की मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन वह कुछ भी करने से नहीं रुकी और इसके बजाय जियान चेन के पास गई और बोली, चांग्यांग जियांग तियान, क्या तुम सचमुच अखाड़े में उसकी चुनौती स्वीकार करने जा रहे हो? बिल्कुल, जियान चेन ने सिर हिलाया। तुम्हें उसकी चुनौती स्वीकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी में किसी भी तरह की तेज़ आवाज़ पर पाबंदी है, इसलिए उन लोगों ने अकादमी के नियमों का उल्लंघन कर ही दिया है। तुम जाकर प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना दे सकती हो और वह उन दोनों को ज़रूर सजा देगा। कारगत अकादमी में किसी ने भी प्रधानाध्यापक के आदेश के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की, लड़की ने कहा। ये शब्द सुनकर जियान चेन ने लड़की को बेहतर नज़र से देखना शुरू कर दिया। हल्की हंसी के साथ उसने कहा, उन्होंने पहले ही चुनौती दे दी है, इसलिए मुझे स्वीकार करना ही होगा। इतना कहने के बाद उसने कुछ और नहीं कहा और लाइब्रेरी से बाहर चला गया। जैसे ही लड़की ने जियान चेन की आकृति को गायब होते देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। कुछ हिचकिचाहट के बाद वह तुरंत उस मेज़ की ओर दौड़ी जिस पर वह बैठी थी, और जो मोटी किताब वह पढ़ रही थी उसे वापस अलमारियों में रख दिया और लाइब्रेरी से बाहर मार्शल आर्ट के मैदान की ओर भागी। लड़की के जाने के बाद पूरी लाइब्रेरी एक पल के लिए खामोश हो गई। अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई दी, देखने लायक एक और दिलचस्प दृश्य है। 8वीं सेंट फोर्सलेयर का एक नया छात्र 9वीं सेंट फोर्सलेयर के एक व्यक्ति से लड़ रहा है। जो इसे नहीं देखेगा वह मूर्ख होगा। स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक किशोर लड़के ने लाइब्रेरी से बाहर भागते हुए कहा। इन दोनों लोगों के चले जाने के बाद पुस्तकालय में पढ़ रहे कुछ अन्य छात्रों ने भी अपने हाथों में रखी पुस्तकें अलमारियों में रख दी और एक के बाद एक पुस्तकालय से बाहर निकलकर मार्शल आर्ट के मैदान की ओर दौड़ पड़े। स्कूल का मार्शल आर्ट अखाड़ा खेल मैदान के एक कोने में बनाया गया था। इसके अंदर 5 गोलाकार मंच थे, जिनमें से प्रत्येक का व्यास लगभग 20 मीटर था। हालांकि मार्शल आर्ट अखाड़े का अंदरूनी भाग इतना बड़ा नहीं था और उसमें केवल 100 दर्शक ही आराम से बैठ सकते थे। अन्यथा कुछ दिन पहले नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता खेल मैदान पर अस्थायी रूप से संशोधित मंचों पर आयोजित नहीं होती।
जब जियान चेन मार्शल आर्ट के अखाड़े में पहुंचा तो उसने देखा कि कादी लियांग एक मंच पर अपनी बाहें क्रॉस किए चेहरे पर अहंकारी भाव लिए खड़ा था। मंच के नीचे कादी क्यूली और अकादमी की वर्दी पहने कुछ अन्य छात्र खड़े थे जो सभी गहन चर्चा में लीन थे। दूर से जियान चेन को आते देख कादी लियांग, जो मंच पर खड़ा था, उस पर व्यंग्य करते हुए चिल्लाया, और यहाँ मैंने सोचा था कि तुम एक काय हो और आने की हिम्मत नहीं की। जियान चेन ने तिरस्कार से घुरघुराया और सीधा मंच पर कूद पड़ा। वह मंच पर दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, आओ मुझ पर, मैं तुम्हें 10 बार हमला करने की इजाज़त देता हूँ। इन 10 हमलों में मैं कोई जवाबी हमला नहीं करूंगा। जियान चेन के अहंकारी शब्द सुनकर मंच के नीचे बैठे दर्शक सदमे से चीखने लगे और आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। दर्शकों में कई बड़े छात्र भी थे और उनमें से भी कई जियान चेन के बारे में सकारात्मक राय नहीं रखते थे। उनका मानना था कि नए छात्रों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान जियान चेन ने कादी लियांग को सिर्फ इसलिए हराया था क्योंकि कादी लियांग बहुत लापरवाह था। कादी लियांग की आंखें गुस्से से चमक उठीं। कोई भी समझ सकता था कि जियान चेन के शब्दों का मतलब था कि वह कादी लियांग को अपने बराबर नहीं समझता था। चांगयांग जियांग तियान, तुम मेरी सोच से भी अधिक क्रूर हो, कादी लियांग ने जोर देकर कहा। जियान चेन ने कादी लियांग को उदासीनता से देखा और कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो जल्दी करो, मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हन्फ, कादी लियांग ने घुरघुराहट और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इतनी जल्दी क्यों हो? चलो सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएं, मैं चाहता हूँ कि हर कोई उस पल का गवाह बने जब मैं तुम्हें हराऊंगा। पिछली बार नए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हारने के कारण कादी लियांग काफी समय से इस बात को लेकर चिंतित था, खासकर तब से जब जियान चेन ने उसे लात मारी थी। उसके लिए यह एक अविस्मरणीय अपमान था। कादी लियांग की राय में उसे हमेशा लगता था कि जियान चेन से हारने का एकमात्र कारण उसकी लापरवाही थी। इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था और बदले में जियान चेन को बेरहमी से अपमानित करना चाहता था। धीरे धीरे मार्शल आर्ट के अखाड़े के आसपास लोगों की संख्या बढ़ती गई और आबादी भी बढ़ती रही। दूर से देखने पर अभी भी कई छात्र अखाड़े की ओर बढ़ रहे थे। इस मैच की घोषणा कादी लियांग ने ही की थी। कुछ ही देर बाद मार्शल आर्ट का अखाड़ा लगभग 200 लोगों से भर गया। लगभग सभी लोग इस जीवंत दृश्य को देखने के लिए उत्साहित थे। इन लोगों में कादी लियांग के बड़े भाई कादी यून भी वहां खड़े थे और उनके साथ उनकी उम्र के कुछ लोग भी खड़े थे। चौथे भाई, तुम कर सकते हो, बड़ा भाई तुम्हें देख रहा है। अचानक दूसरी आवाज़ों के बीच एक जानी पहचानी गहरी आवाज़ प्लेटफॉर्म पर साफ सुनाई दी। ये सुनकर जियान चेन ने मुड़कर देखा तो उसका बड़ा भाई चांगयांग मंच के नीचे खड़ा होकर उसका उत्साह बढ़ा रहा था। जियान चेन मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चांगयांग की ओर सिर हिलाया। तभी किसी ने मेज पर जोर से धक्का मारा और चिल्लाया, चलो शर्त लगाते हैं। शर्त? जो भी लड़ाई पर दांव लगाना चाहता है इधर आ। मैंने कादी लियांग पर दांव लगाया, 10 सोने के सिक्के। मैंने चांगयांग जियांग तियान पर दांव लगाया है, 20 सोने के सिक्के। कादी लियांग पर 50 सोने के सिक्के। लोग धीरे धीरे जियान चेन और कादी लियांग के बीच मैच के नतीजे पर दांव लगाने लगे। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर क्लास में आते थे वे भी कई रईसों के साथ आए थे। उनके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए कई लोग 10 सोने के सिक्कों से लेकर 10 बैंगनी सिक्कों तक दांव लगा रहे थे। लगभग 80% जुआरी कादी लियांग पर दांव लगा रहे थे और केवल 20% जियान चेन पर। चांगयांग जियांग तियान पर 10 बैंगनी सिक्के। चांगयांग ने उचित मात्रा में सिक्के मेज पर पटक दिए। मैं भी चांगयांग जियांग तियान पर दांव लगाऊंगा, 10 बैंगनी सिक्के। चांगयांग जियांग तियान के पीछे से एक कोमल और सौम्य आवाज आई। ये लाइब्रेरी वाली लड़की थी जो जियान चेन के बगल में बैठी थी। वह जाहिर तौर पर एक बड़े परिवार से थी। उसके हर शब्द में एक भव्य ध्वनि थी जो उसे स्वाभाविक लग रही थी। जब लड़की ने चांगयांग जियांग तियान पर 10 बैंगनी सिक्के दांव पर लगाए तो बाकी सभी लोग आश्चर्य से भर गए। चांगयांग जियांग तियान का बड़ा भाई था, इसलिए उसकी शर्त आसानी से समझ में आ गई। हालांकि इस लड़की ने अपने पैसे दांव पर लगाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उनके इस आश्चर्य के बावजूद किसी भी छात्र ने अपने सवाल नहीं पूछे। प्लेटफॉर्म पर जियान चेन ने कादी लियांग को एक अजीब भाव से देखा और कहा, हम अब शुरू कर सकते हैं, है ना? कादी लियांग के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चांगयांग जियांग तियान, तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे 10 बार हमला करने दोगे। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात से पीछे ना हटो। एक रईस का वचन ही उसका बंधन होता है। बस जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, जियान चेन ने जवाब दिया। टीएल, वह ये कहने के लिए एक कहावत का उपयोग करता है। कितना घमंडी। हालांकि कादी लियांग को जियान चेन की कही हुई यह अनोखी कहावत ठीक से समझ नहीं आई, लेकिन वह मोटे तौर पर उसका मतलब समझ सकता था। बिना एक शब्द कहे वह लड़ाई शुरू करने के लिए जियान चेन की ओर झपटा। चूंकि जियान चेन ने उसे 10 चालें चलने की इजाजत दी थी, इसलिए वह पीछे नहीं हटा और अपनी सबसे तेज चालें चलने लगा। कादी लियांग तेजी से जियान चेन के सामने पहुंचा और अपनी मुक्का से इतनी तेजी से वार किया कि सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। मुट्ठी का सामना करते हुए जियान चेन ने केवल एक कदम पीछे हटकर मुट्ठी को अपने से संपर्क करने से पहले ही रुकने दिया। कितना करीब, थोड़ा और होता तो उसे गोली लग जाती। ये चांगयांग जियांग तियान ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जैसे ही द्वंद्व शुरू हुआ उसे लगभग चोट लग ही गई। अगर इनमें से कोई भी मुक्का लग गया तो मुझे डर है कि उसे मामूली चोटें ही लगेंगी और विजेता तो पहले ही साफ हो जाएगा। इस चांगयांग जियांग तियान की किस्मत बहुत अच्छी है जो वह इस तरह से बच निकला। अखाड़े में मौजूद हर किसी ने सोचा था कि जियान चेन केवल भाग्यशाली था कि उसने कादी लियांग की मुट्ठी को चकमा दे दिया था, और इसलिए केवल कुछ पर्यवेक्षकों को सच्चाई का एहसास हुआ था, जिससे उन्होंने जियान चेन को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।